U7 हिंदी अध्याय 61 आध्यात्मिक शक्ति _1 श्री जूंग ने तियान्यानजू की जेड स्लिप मोह हुआ को दी। प्राचीन साधना तकनीकों को प्रेषित करने वाली जेड स्लिप थोड़ी विशेष है। जब आपकी साधना एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाती है तभी आपकी दिव्य इंद्रिय आगे आने वाली साधना तकनीकों का निरीक्षण कर सकती है। क्यूई शोधन क्षेत्र की तकनीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आधार स्थापना चरण की तकनीकों को केवल वे ही देख सकते हैं जिन्होंने तियान्यानजुए की साधना की है और आधार स्थापना के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। अधिकांश प्राचीन साधना तकनीकों में प्रत्येक तकनीक के साथ केवल एक ही पर्ची होती है। यदि जेड पर्ची खो जाती है तो तकनीक भी अनिवार्य रूप से खो जाती है। भले ही कुछ तकनीकों के लिए कई जेड पर्ची हो, फिर भी यह निश्चित नहीं है कि आप उन्हें पा सकेंगे। साधना जगत विशाल है, किसी प्राचीन तकनीक की अस्पष्ट जेड पर्ची की तलाश करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इसके अलावा अपने जीवन काल में मैंने केवल तियान्यानजुए की यही एक पर्ची देखी है। इसलिए आपको इस जेड स्लिप की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और इसे कभी नहीं खोना चाहिए। मो हुआ ने गंभीरता से जेड स्लिप को स्वीकार किया, अपने हाथ में इसका वजन बढ़ता हुआ महसूस किया, लेकिन उसका दिल खुशी से उछलने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक सच्ची साधना तकनीक है, इसे सीखकर ही वह सचमुच एक साधक माना जाएगा। उसने साधना के विशाल और असीम पथ पर औपचारिक रूप से पहला कदम रख दिया था। मो हुआ ने अपने माता पिता को श्री जुआंग द्वारा उसे साधना तकनीक सिखाने की खबर बताई। मो शान बहुत खुश था। हालांकि इस तकनीक से विकसित आध्यात्मिक शक्ति प्रचुर नहीं थी, फिर भी केवल निर्माण गुरुओं के लिए उपयुक्त वाक्यांश से पता चलता था कि यह असाधारण थी। तोंगशियान शहर के मुक्त साधकों में से बहुत कम सच्चे निर्माण गुरु उभरे। इसके अलावा ये तकनीक गहन और अथाह श्री जुआंग द्वारा दी गई थी। स्वाभाविक रूप से यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है तथा उन तकनीकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो ढीले साधकों के बीच दी जाती हैं। ये जानते हुए कि श्री जुआंग को स्पिरिट स्टोन्स जैसी सामान्य वस्तुओं की ज्यादा परवाह नहीं है, मोशान ने सोचा कि श्री जुआंग ने मो हुआ द्वारा पहले दिया गया सारा मांस और शराब खत्म कर दिया था, जिसका मतलब ये होना चाहिए कि यह सज्जन के स्वाद के अनुकूल था। अगले दिन भोर से पहले मोशान अंधेरे में पहाड़ों पर चला गया। उसने कई राक्षस जानवरों का शिकार किया और 3 दिन बाद एक बड़ा बंडल लेकर पहाड़ से नीचे उतरा। बंडल में कई गाय और भेड़ के राक्षस जानवरों की कमर का बेहद कोमल मांस था, इतना ताज़ा कि उसने उसे स्टोरेज बैग में भी नहीं रखा। लियू रुहुआ ने मांस को साफ किया और उसे विभिन्न तरीकों से तैयार किया, स्मोक्ड, तला हुआ या सॉस में पकाया, मसालेदार और स्वादिष्ट स्वादों की एक श्रृंखला तैयार की, कुछ हरे मसालों के साथ सजाया और बड़े करीने से एक खाद्य बॉक्स में रखा। उसने मो हुआ के लिए घर पर बनाई गई तरह तरह की सुगंधित फलों की मदिरा के कई जग और ताजे भुने हुए सुगंधित पाइन नट्स के कुछ डिब्बे भी निकाले ताकि वह पहाड़ पर चढ़ सके। उसने मो हुआ को निर्देश दिया कि वह धन्यवाद के कुछ शब्द कहे, जैसे सज्जन की तपस्वी साधना में विघ्न न डालना, बस कृतज्ञता व्यक्त करना। श्री जुआंग ने बिना कुछ कहे खाने का डिब्बा स्वीकार कर लिया, लेकिन वे बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। बांस के मंडप में बैठकर उन्होंने मांस का एक टुकड़ा खाया और एक प्याला साफ शराब पी, हवा और पहाड़ी दृश्यों का आनंद लेते हुए। बूढ़ा कुई पाइन नट्स से काफी संतुष्ट था। कुछ डिब्बे अभी अभी सौंपे ही थे कि वे मोहुआ की आंखों के सामने से गायब हो गए। बूढ़ा कुई ने उन्हें कहीं छिपा दिया था, मिस्टर जुआंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मोहुआ ने भी बाई भाई बहनों को धन्यवाद देने के लिए कुछ उपहार लाकर दिए। बाय जिक्सी ने मांस के 2 टुकड़े खाए और थोड़ी अधिक मीठी ओसमंथस चावल की शराब पी। उसके गाल लाल हो गए और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हों। बाय जिशिन बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था। उसने मसालेदार भोजन के प्रति अपनी पसंद को बड़े बड़े निवाले लेकर व्यक्त किया, खूब पसीना बहाया, लेकिन फिर भी उसका भरपूर आनंद लिया। उसके खाने के तरीके को देखकर मोहुआ ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, तुम्हें नियमित रूप से मांस की कमी तो नहीं होती है ना? यह आप समझ नहीं रहे हैं, बाय जिशिन ने कहा। मैं आमतौर पर आत्मिक जानवरों का मांस खाता हूं, जो नाजुक होता है, लेकिन इसमें बनावट की कमी होती है, और चूंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए इसमें ज्यादा स्वाद नहीं होता। मो हुआ को उसकी बातें कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला रही थी। उसने अपनी माँ के बनाए मांस के अलावा शायद ही कभी आत्मिक जानवरों का मांस खाया हो। उसके लिए सबसे यादगार अब भी वह रंगीन चिकन था जिसे दाहू और बाकी लोगों ने टोंगशियान गेट के एक बुजुर्ग से चुराया था और जो जल भी गया था। बाय जिशिंग ने जब अपना पेट भर लिया और खाना पीना शुरू कर दिया तो उसने मो हुआ की साधना तकनीक के बारे में पूछताछ की।
मो हुआ ने श्री जुआंग द्वारा बताई गई साधना तकनीक का विवरण दिया। बाय जिशेन को थोड़ी ईर्ष्या हुई। ये सज्जन आपके प्रति वास्तव में अच्छे हैं, भले ही इस तकनीक से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, जिंदगी में चीजें शायद ही कभी पूरी तरह से आपकी इच्छा के मुताबिक होती हैं। हमेशा चुनाव तो करना ही पड़ता है। बाय जिशेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम ऐसे बोलते हो जैसे कि तुम कोई बुरे आदमी हो। क्या आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होने से सचमुच कोई बड़ा फर्क पड़ता है? मो हुआ को अचानक फिर से इस बात की चिंता होने लगी। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बाय जिशेन बोले, साधक जो साधना पथ पर चलते हैं स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आपकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है तो आप जहां भी जाएंगे दूसरों से कमतर ही रहेंगे। बाय जिशेन ने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए आपको किसी से लड़ना है, उनके पास आध्यात्मिक शक्ति के 100 चक्र हैं, जबकि आपके पास केवल 50 हैं। अगर आप आमने सामने भिड़ते हैं, जबकि उनके पास अभी भी आध्यात्मिक शक्ति के 50 चक्र बचे हैं, तो आपकी शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी होगी और स्वाभाविक रूप से आप उनकी दया पर निर्भर हो जाएंगे। साधकों को हर चीज के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, न केवल युद्ध या मंत्रों के लिए, बल्कि कलाकृतियों के शोधन, कीमिया और यहाँ तक कि आध्यात्मिक परिवहन घाट पर भंडारण संदूकों को संभालने के लिए भी। अगर आप एक आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करते हैं तो दूसरे 2 परिष्कृत कर सकते हैं। अगर आप गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करते हैं तो दूसरे 2 परिष्कृत कर सकते हैं। अगर आप आधे दिन तक 10 संदूक धोते हैं तो दूसरे 20 धो सकते हैं और आपसे दुगुना आत्मिक पत्थर कमा सकते हैं। इस तरह आप दूसरों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो अगर मैं एक फॉर्मेशन मास्टर बन जाता हूं तो ये ठीक है अगर मेरी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाए, है ना? मो हुआ अपने बारे में कुछ अनिश्चित था। हम ये भी सच है, बाय जिशेन ने सिर हिलाया, एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए सबसे परेशानी का पहलू दिव्य इंद्रिय का उपभोग है, जो आध्यात्मिक शक्ति से कहीं ज्यादा है। फॉर्मेशन बनाते समय दिव्य इंद्रिय अक्सर आध्यात्मिक शक्ति से बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति का कम स्तर आपके फॉर्मेशन मास्टर बनने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता। मो हुआ ने राहत की सांस ली। बाय जिशेन ने मो हुआ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हालांकि तुम्हें इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कम है, मेरी ज्यादा है। बस मुझे बड़ा भाई कहो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रहने भी दो। बाय जिशेन ने दूसरा प्रयास किया, तो फिर मुझे हर दिन खाने के लिए गोमांस दो और मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। आप इसे स्वयं खरीद सकते हैं। आंटी जू मुझे कुछ भी खाने नहीं देती। उन्होंने मुझे ऐसी चीजें कम खाने को भी कहा है जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा न हो। ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, मैं ये सब तुम्हें बदनाम करने के लिए कर रहा हूँ, बाय जिशेन ने कहा। मो हुआ ने उसे अनदेखा कर दिया और बाय जिशेन बड़बड़ाता रहा, जबकि बाय जिक्सी उन्हें चुपचाप देखती रही, मीठे किण्वित चावल का एक और छोटा घूंट लेती रही। अगले दिनों में मो हुआ ने श्वास तकनीक को छोड़ दिया और आधिकारिक तौर पर तियानयानजुए में वर्णित मेरिडियन चार्ट और श्वास विधियों के अनुसार साधना शुरू कर दी। कुछ बार साधना करने के बाद मो हुआ स्पष्ट रूप से अंतर महसूस कर सकता था। आत्मसात की गति तेज थी, परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति अधिक शुद्ध थी तथा उसके पूरे शरीर में मेरिडियन अधिक आबादित महसूस हो रहे थे। एकमात्र समस्या ये थी कि साधना के बाद आध्यात्मिक शक्ति में कोई विशेष बात नहीं थी। मो हुआ ने दाहू से पूछा, जिसने अग्नि श्रृंखला के भयंकर बाघ जुए की साधना की थी। साधना के बाद दाहू की आध्यात्मिक शक्ति में हल्की जलन महसूस होगी और भविष्य में उसके द्वारा किए गए अग्नि श्रृंखला के कोई भी मंत्र या शारीरिक तकनीकें अधिक शक्तिशाली होंगी। श्वांगहू ने ठोस आधार कौशल की साधना की, जिससे साधना के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का रक्त क्यूई के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ और आध्यात्मिक शक्ति के संचार से शरीर मजबूत हुआ। मो हुआ भूल गया था कि सानहू किस साधना तकनीक का अभ्यास करता था, लेकिन साधना के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी कुछ विशेष परिवर्तन हुए। केवल मो हुआ की आध्यात्मिक शक्ति में पहले की तुलना में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ था। तियानयानजुए के माध्यम से परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति के चक्र भी मानक थे। बाय भाई बहनों जैसे कबीले के शिष्यों की तुलना में ये निश्चित रूप से मेल नहीं खा सकता था, लेकिन औसत क्यूई साधना ढीले अभ्यासी की तुलना में ये औसत से थोड़ा ऊपर था, महान नहीं लेकिन स्वीकार्य। इसके अलावा इस साधना तकनीक का एकमात्र अनूठा पहलू शायद यह है कि अभ्यास के दौरान इसमें अधिक दिव्य भावना का उपभोग होता है,
जो मूल श्वास तकनीक से कई गुना अधिक है। हालांकि श्वास तकनीक या किसी भी सामान्य साधना तकनीक के अभ्यास के दौरान प्राप्त दिव्य अनुभूति पहले से ही काफी कम थी, और यदि यह कई गुना अधिक भी होती तो भी यह मुश्किल से ही कुछ होती। यह एक एकल संरचना बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होती। लेकिन मो हुआ ने कभी नहीं सोचा था कि इस तकनीक में कुछ विशेष होगा। मो हुआ के लिए सर्वोत्तम साधना तकनीक वह थी जो आत्मा पत्थरों को बचाती थी। क्यूई शोधन क्षेत्र को 3 चरणों और 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक चरण में स्तर 1 से 3 शामिल हैं, और स्तर 3 से ऊपर की किसी भी चीज को क्यूई शोधन का मध्य चरण माना जाता है। मो हुआ की साधना पहले ही क्यूई शोधन की तीसरी परत के शिखर पर पहुंच चुकी थी, मध्य चरण तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। आधे महीने से अधिक समय तक तियानयान जुए का अभ्यास करने के बाद मो हुआ ने महसूस किया कि उसका क्यूई सागर लबालब भर गया है, और वह और अधिक आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने में असमर्थ है। इसका मतलब ये भी था कि मो हुआ को सफलता मिलने वाली थी। सामान्यतः अन्य साधना तकनीकों का उपयोग करते हुए सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सफलता के दौरान विशेष स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं को तैयार करने की आवश्यकता होगी, ताकि बाधा को पार करके उच्चतर लोक की ओर बढ़ा जा सके। तियानयान जुए को साधना में सहायता के लिए किसी विशेष आध्यात्मिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए व्यक्ति को साधना जारी रखने में सक्षम होना चाहिए। मो हुआ अभी भी अपना अधिकांश समय आकृतियां बनाने में बिताते हैं तथा प्रतिदिन केवल 2 घंटे ही ध्यान और साधना के लिए निकालते हैं। कुछ रातों के बाद हमेशा की तरह मो हुआ अपने चेतना सागर के भीतर ताओवादी स्तंभ पर संरचना पैटर्न उकेर रहा था, जब अचानक मानो सौभाग्य से उसका क्यूई सागर उथल पुथल हो गया। मो हुआ जल्दी से अपने चेतना सागर से बाहर निकला और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, फिर 2 आत्मा पत्थर निकाले और चुपचाप आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। मो हुआ को यह महसूस करने में केवल एक क्षण लगा कि उसके शरीर के एक्यूपॉइंट खुल गए हैं, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण सामान्य दर से कई गुना बढ़ गया, जिससे कुछ ही समय में 2 स्पिरिट स्टोन से आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई। मो हुआ को दुख और खुशी दोनों महसूस हुई। वह आत्मा पत्थरों के उपभोग से दुखी था, फिर भी वह इस बात से प्रसन्न था कि वह क्यूई शोधन के मध्य चरण में एक साधक बनने वाला था। मो हुआ ने कुछ और स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें अवशोषित करना जारी रखा। मो हुआ के स्टोरेज बैग में दर्जनों स्पिरिट स्टोन थे, जिन्हें उसने बचाकर रखा था। साथ ही उसके माता पिता द्वारा दिए गए लगभग 100 और स्टोन भी थे, जो जानते थे कि वह एक सफलता के करीब है, लेकिन ये कब होगा इस बारे में अनिश्चित थे, इसलिए उन्होंने उससे एहतियात के तौर पर उन्हें अपने साथ रखने की सलाह दी थी। ये 100 स्पिरिट स्टोन संभवतः उनके भोजनालय की आधे महीने की आय का प्रतिनिधित्व करते थे। मो हुआ ने अपने मन को शांत किया और स्थिर, अहंकार रहित रवैया बनाए रखा, धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर ली। उसके हाथों में आत्मा पत्थर एक क्रिस्टल स्पष्ट नीले प्रकाश के साथ झिलमिला रहे थे, जो धीरे धीरे मंद हो गया। अंततः उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिससे वे भूरे और सफेद हो गए। एक के बाद एक लगभग 50 आत्मा पत्थरों का सेवन करने के बाद मो हुआ के क्यूई सागर ने अंततः मंथन करना बंद कर दिया। क्यूई सागर से आध्यात्मिक शक्ति ने उसके पूरे शरीर में उसकी शिरोबिंदुओं को पोषित किया, जो धीरे धीरे घनी और स्थिर होती गईं। जब मो हुआ को लगा कि वह अपनी सफलता में सफल होने वाला है, तभी आध्यात्मिक शक्ति की पतली किरणें बिखरने लगीं, जो मध्याह्न रेखाओं से निकलकर कुछ छोटे छोटे समानांतर रेखाओं के साथ साथ यात्रा करते हुए धीरे धीरे उसके सिर के शीर्ष पर स्थित बहुई मध्याह्न रेखा की ओर एकत्रित होने लगीं। मो हुआ का दिल बैठ गया। यह क्या था? उन्होंने कभी भी ठीक से परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा के अनियंत्रित रूप से रिसाव के बारे में नहीं सुना था, और विशेष रूप से सिर पर शीर्ष एक्यूपॉइंट की ओर अभिसरित न होने के बारे में। आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुई मेरिडियन पर एकत्रित नहीं हुई, लेकिन जब ये स्वर्गीय द्वार बिंदु पर पहुंची तो ये धागे की तरह बुनने और स्थिर होने लगी। धीरे धीरे मो हुआ के चेतना सागर के सटीक स्थान की ओर अंदर की ओर रिसने लगी। अपने हृदय की धड़कन को दबाते हुए मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रियों को चेतना के सागर में डूबने दिया और वहां आध्यात्मिक ऊर्जा के महीन हल्के नीले रंग के रेशे खोजे। ये लंटें रुक रुक कर और अव्यवस्थित थीं, जैसे वसंत की लगातार बारिश या बालों की उलझी हुई लंटें जो एक जटिल हल्के नीले रंग की स्पिरिट स्क्रीन का निर्माण कर रही थीं। मो हुआ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ताओ साधना में अपने संक्षिप्त अनुभव के कारण उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मो हुआ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को गतिशील करने का प्रयास किया और पाया कि यह सामान्य रूप से प्रसारित हो सकती है। आत्मा पत्थरों को पकड़कर उन्होंने साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास किया,
लेकिन ऊर्जा स्वर्गीय द्वार बिंदु से होकर चेतना के सागर में चली गई और स्वचालित रूप से अवरुद्ध हो गई, जिससे परिसंचरण बनाने में असमर्थ हो गई और इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति में परिष्कृत होने, क्यूई सागर में संचित होने या उनकी साधना को बढ़ाने में असमर्थ हो गई। इसका अर्थ था कि महुआ अब साधना का अभ्यास नहीं कर सकेगा, न ही वह उच्चतर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। महुआ ने ठंडी सांस ली और बुदबुदाया, अब मुझे क्या करना चाहिए? महुआ बिस्तर पर लेट गया, उसका मन उथल पुथल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठकर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश की। चेतना के सागर में एक ताओवादी स्तंभ है, लेकिन मैंने साधना के दौरान इसे नहीं छुआ, इसलिए यह स्तंभ का दोष नहीं हो सकता। यदि यह स्टील की गलती नहीं है तो यह खेती की तकनीक का मुद्दा होना चाहिए। तकनीक को विकसित करने में कोई समस्या नहीं थी, समस्या सफलता के दौरान उत्पन्न हुई। जब मैंने इसे तोड़ा तो उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति मेरी मेरिडियन तक पहुंच गई और अंततः मेरी चेतना के सागर से जुड़ गई, जिससे एक आत्मा स्क्रीन बन गई। आत्मा के आवरण ने आध्यात्मिक शक्ति के संचार को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए मैं अपनी साधना जारी नहीं रख सका। जब तक मैं आत्मा के आवरण की समस्या का समाधान कर लूं और उसे बाधा बनने से रोक लूं, आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्रवाहित होनी चाहिए और यह मेरे अभ्यास में बाधा नहीं बनेगी। तो असली समस्या चेतना के सागर में आत्मा के पर्दे को हल करना है। महुआ ने मुख्य मुद्दे को समझ लिया, फिर बाकी सभी बातों को दरकिनार कर दिया और सिर्फ चेतना सागर के भीतर मौजूद आत्मा के पर्दे पर विचार किया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को चेतना सागर में डुबो दिया और उस जटिल आत्मा के पर्दे की सावधानीपूर्वक जांच की। आत्मा का पर्दा आध्यात्मिक ऊर्जा के हल्के नीले रंग के धागों से बना था जो जीवंत लग रहे थे, स्वतंत्र और अस्त-व्यस्त गति से धीरे धीरे बह रहे थे। वे रुक रुक कर एक दूसरे को पार करते, अलग होते और आपस में गुंथते हुए एक अव्यवस्थित और गूढ़ दृश्य बना रहे थे। freewebnovel.com। एक कप चाय की अवधि तक देखने के बाद महुआ वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने मन ही मन शिकायत की, आखिर ये स्पिरिट स्क्रीन क्या है? मैं इससे समझ ही नहीं पा रहा हूं। महुआ को एक बार फिर ताओ साधना में अपने ज्ञान की कमी का गहरा एहसास हुआ। एक कहावत है कि ज्ञान साधकों की प्रगति की सीढ़ी है। महुआ को नहीं पता था कि उसने ये कहाँ सुना था, लेकिन उस समय उसे यह बात सही लगी। महुआ ने ताओ साधना से जुड़े सभी ज्ञान को अपने मन में याद करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या कुछ ऐसा ही है। लेकिन विचारों की उलझन ने उसके दिमाग को और भी अस्त व्यस्त और पीड़ादायक बना दिया। अंत में उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। अचानक उन्हें तियानयान जुए साधना तकनीक की एक पंक्ति याद आ गई। फॉर्मेशन मास्टर बने बिना अभ्यास के लिए अयोग्य। महुआ सीधा खड़ा हो गया। अगर ये तकनीक उन लोगों के लिए अनुपयुक्त थी जो फॉर्मेशन मास्टर्स नहीं हैं, तो इसका संबंध फॉर्मेशन मास्टर्स से ही होना चाहिए। अगर यह फॉर्मेशन मास्टर्स से संबंधित है तो क्या ये स्पिरिट स्क्रीन एक फॉर्मेशन हो सकती है? उन्होंने एक और पुरानी पंक्ति याद की, बाधा ईश्वरीय भावना में निहित है। बाधा दिव्य भावना में है, जो निर्माण गुरु बने बिना अभ्यास के लिए अयोग्य है। दिव्य भाव में बाधा इसलिए है क्योंकि आत्मा का आवरण ही बाधा है, और यह आत्मा का आवरण चेतना के सागर में विद्यमान है। बिना किसी निर्माण गुरु के अभ्यास के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि आत्मा का आवरण स्वयं एक निर्माण है, जिसे केवल एक गुरु निर्माण ही समझ सकता है। महुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को एक बार फिर चेतना के सागर में डुबो दिया और आत्मा स्क्रीन को अधिक ध्यान से देखा, जिससे पता चला कि यद्यपि आत्मा स्क्रीन में आध्यात्मिक ऊर्जा के तार अव्यवस्थित दिखते थे, लेकिन जिस तरह से वे आपस में जुड़े थे उससे वास्तव में निर्माण पैटर्न का निर्माण हुआ। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा तंतुओं की निरंतर गति के साथ पैटर्न बदलते रहे और अंततः जो निर्मित हुआ वह निरंतर विकसित और परिवर्तनशील संरचना थी। महुआ को एक आभास हुआ। फिर उसने अपना सिर फिर से खुजलाया। ये संरचना, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने जो संरचनाएं सीखी थी उनमें अधिकतम 6 संरचना पैटर्न शामिल थे, लेकिन उनके सामने जो स्पिरिट स्क्रीन थी वह दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक की संरचनाओं से बनी हुई प्रतीत होती थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि ये पैटर्न लगातार बदल रहे थे और अंततः ऐसी संरचनाएं बना रहे थे जिन्हें महुआ समझ नहीं पा रहा था, और जो लगातार और भी अधिक समझ से परे संरचनाओं में परिवर्तित हो रही थी। बस इसे देखना ही महुआ के सिर में झुनझुनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। क्या ये वही प्राचीन संरचना है जिसका उपयोग प्राचीन साधक अपनी साधना में करते थे? क्या ये तथाकथित विचित्र और अस्पष्ट प्राचीन तकनीक है? महुआ अपने हृदय में विस्मय का अनुभव करने से खुद को रोक नहीं पाया। प्राचीन साधकों का ज्ञान सचमुच असाधारण था।
क्यूई शोधन क्षेत्र की एकमात्र अभ्यास तकनीक को देखना भी भयावह था। उन्होंने अपने लिए भी चुपचाप शोक व्यक्त किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह तकनीक विचित्र और अस्पष्ट है, लेकिन उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह इस हद तक विचित्र और अस्पष्ट होगी। मो हुआ ने चुपचाप काफी देर तक आत्मा के पर्दे को देखा। उसका सिर घूम रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा। अकेले उसके पास इस संरचना अवरोध से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी शक्तिहीनता का एहसास होना भी एक प्रकार की आत्म जागरूकता थी। मो हुआ ने आह भरी, मैं कल मिस्टर जुआंग से पूछूंगा। मो हुआ ने राहत महसूस करते हुए अपने ऊपर कंबल खींच लिया और तुरंत भारी खर्राटों के साथ सो गया। गठन बाधा। श्री जुआंग भी थोड़े आश्चर्यचकित दिखाई दिए। मो हुआ ने अपने मन में आत्मा स्क्रीन को याद किया और विस्तार से बताया। हल्की नीली आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक स्याही की तरह थी, आपस में गुथे हुए पैटर्न निर्माण पैटर्न जैसे थे, जो एक संपूर्ण निर्माण जैसी दिखने वाली आत्मा की परत में बुने हुए थे। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी, निर्माण पैटर्न उसके साथ बदल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा की परत पर अलग अलग निर्माण हो रहे थे। दिलचस्प। श्री जुआंग की आंखें चमक उठीं और फिर उन्होंने कागज और कलम निकालकर अपने सामने मेज पर फैला दिया। क्या तुम्हें अब भी वे संरचना पैटर्न याद हैं? मेरे लिए कुछ बनाओ। मुझे कुछ संरचना पैटर्न याद हैं, लेकिन वे बदलते रहते हैं, मो हुआ ने सच्चाई से कहा। ठीक है, श्री जुआंग ने कहा, बस उन्हें वैसे ही चित्रित करें जैसे वे आपको दिखाई दिए। मो हुआ ने कलम उठाया और उसे स्याही में डुबोया। कलम की नोक कागज पर नाच रही थी और जल्द ही कई फॉर्मेशन पैटर्न फॉर्मेशन पेपर पर उछल पड़े। श्री जुआंग ने उनकी ओर देखा। वे साधारण संरचना पैटर्न जैसे दिखते हैं, कुछ खास नहीं। मो हुआ ने पूछा, जिन वरिष्ठों ने पहले इस साधना तकनीक का अभ्यास किया था, क्या उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा? श्री जुआंग ने एक क्षण सोचा और कहा, नहीं, कम से कम मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना है। श्री जुआंग ने आगे कहा, एक ही साधना तकनीक के अभ्यास में भी अलग अलग साधकों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर इतनी दुर्लभ प्राचीन तकनीक के साथ। विरासत में मिली तकनीकें कम हैं और उससे भी कम लोग इसे अपनाते हैं। एक बार समस्या आ जाए तो कोई भी अच्छा उदाहरण ढूंढना मुश्किल होता है। श्री जुआंग ने सोचा, साधना तकनीक ये दर्शाती है कि बाधा दिव्य इंद्रिय में है। पिछले साधकों को भी दिव्य इंद्रिय के स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उनकी समस्याएं आपकी समस्याओं से अलग रही होंगी, अन्यथा इसका उल्लेख ज़ेड स्लिप में किया गया होता। यह एक संप्रदाय की आंतरिक तकनीकों की विरासत के बारे में है। संप्रदाय के वरिष्ठ लोग रहस्य नहीं रखेंगे और उन्हें रिपोर्ट करने से नहीं चूकेंगे। मो हुआ ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो फिर सज्जन, मुझे क्या करना चाहिए? लगता है अब मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। श्री जुआंग ने एक लापरवाह मुस्कान दी, जब तक ये संरचनाओं के बारे में है, यह कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने फिर निर्देश दिया, वापस जाओ और आत्मा स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सभी संरचना पैटर्न और संरचनाओं को लिखो और उन्हें कल मुझे दिखाओ। ठीक है, सज्जन। मो हुआ ने राहत की सांस ली, फिर सोचा कि श्री जुआंग ने अभी क्या कहा था। यदि यह संरचनाओं के बारे में है, तो यह कोई मुद्दा नहीं है। श्री जुआंग की संरचनाओं में कितनी गहन महारत थी। क्या वह पहले से ही थर्ड ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर हो सकता है? freewebnovel.com। एक तृतीय श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर किस प्रकार के फॉर्मेशन तैयार कर सकता है? मो हुआ को कुछ लालसा महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, इसे भूल जाए, अभी बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें, यहां तक कि प्रथम श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर बनना भी अभी दूर का लक्ष्य है। मो हुआ ने अपने विचारों को एकत्रित किया, श्री जुआंग के निर्देश को याद किया और घर लौटने के बाद आत्मा स्क्रीन पर गठन पैटर्न और संरचनाओं का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य भावना को चेतना के सागर में डुबो दिया। उसने स्पिरिट स्क्रीन पर कई निर्माण पैटर्न पहचाने, लेकिन ज्यादातर अपरिचित थे और कुछ दुर्लभ पैटर्न तो एक नज़र में ही याद रखना नामुमकिन था। उसके पास देखते हुए स्टेल पर अभ्यास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उन्हें महारत हासिल करने और याद करने के बाद वह अपनी चेतना के सागर से बाहर निकलकर निर्माण पैटर्न को निर्माण पत्र पर दर्ज कर लेती। वह दोपहर 1 बजे तक इसी तरह चलती रही। अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया है और उसने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपना मन शांत किया, मो हुआ ने महसूस किया कि उसका पेट भूख से गुर्रा रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि वह फॉर्मेशन पैटर्न रिकॉर्ड करने में इतनी तल्लीन थी कि उसने रात का खाना छोड़ दिया था। मेरे माता पिता अब तक सो गए होंगे।
मो हुआ कुछ चिंतित था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि घर पर खाने को कुछ है भी या नहीं। वह खड़ी हुई और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उससे बगल में एक छोटी सी मेज दिखी जिस पर कई कटोरे और प्लेटें रखी थीं और ऊपर एक बड़ा कटोरा उल्टा रखा हुआ था। मो हुआ ने उसे उठाया तो उसमें सफेद दलिया का एक छोटा बर्तन, मिश्रित सब्जियों की एक प्लेट, 2 उबले हुए बंस और सोया बीफ का एक छोटा सा बर्तन था। सब्जियां और मांस ठंडा था, बंस गर्म थे, लेकिन दलिया अभी भी गर्म था। शायद मेरी माँ ने ही इसे दरवाजे के पास रखा होगा, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि मैंने खाना नहीं खाया है और वे मेरे फॉर्मेशन स्टडी में खलल नहीं डालना चाहती थीं। और उन्होंने सोने से पहले इसे दोबारा गर्म किया होगा, वरना अब तक दलिया ठंडा हो चुका होता। मो हुआ को खुशी महसूस हुई, उसने दलिया का एक घूंट लिया और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है। फिर उसने बाकी बचे भोजन को बवंडर की तरह निगल लिया, जिससे उसकी थकान दूर हो गई और वह तरोताजा और उत्साहित महसूस करने लगी। मो हुआ ने अपनी चेतना के सागर में पुनः प्रवेश किया और आत्मा स्क्रीन से निर्माण पैटर्न की प्रतिलिपि बनाना जारी रखा, फिर याद किए गए पैटर्न को एक एक करके निर्माण पत्र पर लिख दिया। वह 2 बजे रात तक ऐसा करती रही, और जब उसकी दिव्य इंद्रिय दूसरी बार समाप्त हो गई, तो उसने लिखित प्रशिक्षण पत्रों को सावधानीपूर्वक संभाल कर रखा और गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन श्री जुआंग ने मो हुआ द्वारा लिखित फॉर्मेशन पेपर को देखा। उनकी नज़र थोड़ी केंद्रित थी जब उन्होंने कहा, यह एक रहस्यमय संरचना बन गई है। रहस्यमय संरचना? मो हुआ ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। श्री जुआंग ने धैर्यपूर्वक समझाया, आप लालटेन उत्सवों में पहेलियां जानते हैं, है ना? मो हुआ ने सिर हिलाया। ये रहस्यमय संरचना उन लालटेन पहेलियों की तरह है, बस इसमें संरचना के पैटर्न को कुंजी के रूप में और संरचना को ही रहस्यमय संरचना बनाने के लिए पहेली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास सही तरीका नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आप अपने भीतर के सत्य को नहीं देख पाएंगे, श्री जुआंग ने समझाया। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। ये कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थीं जिन्हें लंबे समय से चले आ रहे संप्रदाय और कुलीन कुल अपने शिष्यों के लिए बौद्धिक मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यह इतना आम नहीं है। उन जटिल और जटिल संरचना पैटर्न के बारे में सोचते हुए, जिन्हें देखकर ही उसे सिरदर्द होने लगता था, मो हुआ की अभिव्यक्ति भी जटिल हो गई। ये बौद्धिक मनोरंजन के लिए है, तो अगर मैं इसे हल नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब है कि मैं बहुत मूर्ख हूं? मो हुआ ने विनम्रता से पूछा। श्री जुआंग ने मो हुआ के विचारों को समझ लिया और आधी मुस्कान के साथ कहा, जरूरी नहीं, तुम्हारा सवाल थोड़ा अधिक कठिन है और हर कोई इसे हल नहीं कर सकता। मो हुआ को लगा कि मिस्टर जुआंग उसे दिलासा दे रहे थे, हालांकि उनकी बात पूरी तरह से सही नहीं थी। हर कोई इसे हल नहीं कर सकता, जिसका अर्थ शायद यह है कि बहुत कम लोग इसे हल कर सकते हैं, और उसके जैसे बहुत कम लोग हैं जो इसे हल नहीं कर सकते। और वह ऐसा व्यक्ति था जो नहीं कर सका। चूंकि यह बौद्धिक मनोरंजन के लिए है, इसलिए उसे इसे हल करना ही होगा। यह प्रतिष्ठा का मामला था जिसके लिए उसे लड़ना था। मो हुआ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, तो फिर आप इस रहस्यमय संरचना को कैसे हल करेंगे? श्री जुआंग ने आदतन अपनी बांस की कुर्सी पर उंगली थपथपाते हुए कहा, आपकी स्थिति दूसरों से अलग है। अगर वे इसे हल नहीं कर पाते तो वे बस थोड़ा निराश महसूस करते हैं। लेकिन ये रहस्य रचना आपकी साधना से जुड़ी है, और अगर आप इसे हल नहीं कर पाते तो आपकी साधना रुक जाएगी, जो काफी परेशानी वाली बात होगी। जहां तक तरीकों की बात है तो 2 हैं। एक तो आप इसे स्वयं हल करना सीखें, दूसरा ये कि आप सभी फॉर्मेशन पैटर्न को याद कर लें, उन्हें लिख लें, और फिर मैं इसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। दूसरी विधि सबसे तेज और सबसे सीधी है। आखिरकार साधना ही एक साधक का आधार है। साधना के बिना बाकी सब कुछ खोखली बातें हैं। प्रशिक्षण गुरु बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहली विधि के लिए आपको इसे स्वयं सीखना होगा, जो प्रशिक्षण सीखने के लिए लाभदायक है, लेकिन इसमें समय लगता है और आपकी साधना में देरी होगी। अब चुनाव आपका है। श्री जुआंग ने मो हुआ को उत्सुक भाव से देखते हुए अपनी बात समाप्त की। मो हुआ को थोड़ा दुख हुआ। एक साधक के लिए स्थिर साधना के परिणाम बहुत गंभीर थे। उसकी अपनी साधना का स्तर स्वाभाविक रूप से भाई बहनों और अन्य कुलीन वर्ग के बच्चों से कमतर था, लेकिन तोंगशियान शहर में उसके साथियों, जो ढीले साधक थे, के बीच उसे मुश्किल से ही कोई विशिष्ट व्यक्ति माना जाता था। हालांकि वह सबसे कमजोरों में भी सबसे अच्छा था। यदि वह अपनी साधना तकनीक में किसी बाधा के कारण बहुत अधिक समय बर्बाद करता तो उसे डर था कि वह और भी पिछड़ जाएगा। इस पर विचार करने के बाद मो हुआ ने फैसला किया, सज्जन, मैं पहला विकल्प चुनता हूं। यदि संभव हो तो किसी समस्या का समाधान स्वयं करना ही सर्वोत्तम है।
साधना में पिछड़ना स्वीकार्य था। आध्यात्मिक मूल और साधना तकनीक के मामले में वह पहले से ही दूसरों की तुलना में पिछड़ रहा था, और यह और भी बदतर होता जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह देर सवेर पिछड़ता है या नहीं। किसी को क्षणिक श्रेष्ठता की लालसा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, यदि वह क्यूई शोधन के प्रारंभिक चरण की अड़चन को हल करने के लिए श्री जुआंग पर निर्भर था, तो वह मध्य चरण और यहां तक कि क्यूई शोधन के बाद के चरणों के दौरान क्या करेगा। श्री जुआंग हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते थे, और वह श्री जुआंग के नामात्र के शिष्य थे। वह उन्हें हर बात पर परेशान नहीं कर सकते थे। दूसरा कारण ये था कि बौद्धिक मनोरंजन की अवधारणा महुआ को बहुत परेशान करती थी। ओह, क्या आप अपने फैसले को लेकर आश्वस्त हैं? श्री जुआंग ने पूछा। उनके लहजे में गहरा अर्थ छिपा था। महुआ ने सिर हिलाया। शिष्य ने अपना मन बना लिया है। श्री जुआंग ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पास कुछ किताबें और जेड स्लिप्स हैं जो मिस्ट्री फॉर्मेशंस की मूल बातें बताती हैं। इन्हें ले लो और देखो। जब तुम पढ़ लो तो मुझे ढूंढना, मैं तुम्हें फॉर्मेशंस हल करना सिखाऊंगा। महुआ ने गंभीरता से उन्हें स्वीकार करते हुए कहा। शिष्य विदा लेता है। महुआ को जाते देख श्री जुआंग का शांत व्यवहार फीका पड़ गया और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। ये बौद्धिक मनोरंजन के लिए नहीं है। तभी बूढ़ा कुई प्रकट हुआ और धीरे से बोला। फिर उसने मिस्टर जुआंग की तरफ देखा, थोड़ा झिझका और बोला, कम से कम सामान्य लोगों के लिए तो नहीं। श्री जुआंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आपने इस तरह की साधना तकनीक पहले देखी है? बूढ़े कुई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैंने अजीब साधना तकनीकें देखी हैं, लेकिन कोई भी इस जैसी अजीब नहीं है। मैंने ऐसी तकनीकें देखी हैं जहां अर्चन आत्मा के पत्थरों, आध्यात्मिक जड़ों, आध्यात्मिक वस्तुओं, शिरोबिंदुओं, रक्त रेखाओं में होती है, या यहां तक कि लोगों, राक्षस जानवरों, दानव साधकों को मारने की आवश्यकता होती है, और यहां तक कि उन लोगों को भी मारना पड़ता है जिनके लिए नेतृत्व के रूप में जीवित व्यक्ति के रक्त क्यूई, आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य भावना की आवश्यकता होती है। लेकिन ये पहली बार है जब मैं ऐसी तकनीक देख रहा हूं जहां अर्चन चेतना के सागर के अंदर रहस्य संरचना में है। वृद्ध कुई ने फिर धीमे स्वर में कहा, इस प्रकार की प्राचीन और अस्पष्ट साधना तकनीकें वास्तव में केवल आपके जैसे प्राचीन संप्रदायों के पास ही होंगी। श्री जुआंग ने हल्की सी आह भरी। ये तो परेशानी वाली बात है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, दूसरों से अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसी अस्पष्ट साधना तकनीक सीखने की जरूरत नहीं है जिसका अभ्यास कोई और न करता हो। महुआ का आध्यात्मिक मूल अभी उतना अच्छा नहीं है, और अब ऐसी अस्पष्ट तकनीक सीखने के बाद उसकी साधना में बाधा आएगी और उसकी प्रगति बहुत धीमी हो जाएगी। वृद्ध कुई के स्वर में झिड़की का भाव था। किसी भी चीज को हमेशा अंत तक देखना चाहिए। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। क्या करोगे? यह मत भूलना कि तुम इस जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बूढ़ी कुई की नजरें थोड़ी ठंडी हो गईं। मुझे उसे इस संरचना को भंग करना सिखाना होगा ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी चेतना के सागर में रहस्यमय संरचना को समझ सके और उसे तोड़ सके। श्री जुआंग ने कहा। महुआ की सूझबूझ को देखते हुए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। बाई परिवार के उन 2 बच्चों का क्या होगा? आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे। उन्हें पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार करना पहले से ही एक अपवाद था। उन्हें प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करना असंभव है। मेरी सहपाठी बहन बहुत ज्यादा गणनाशील है। वह जीवन भर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचती रही है। मैं उसकी हर योजना को सफल नहीं होने दे सकती। ये सच है। शिष्यों को चुनते समय आपका निर्णय हमेशा खराब रहा है, और यही बात साधना तकनीकों को चुनने के लिए भी लागू होती है। श्री जुआंग जवाब देना चाहते थे, लेकिन जब वह बोलने वाले थे तो उन्हें लगा कि बूढ़ी कोई गलत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने शब्द वापस निकाल लिए। महुआ मिस्टर जुआंग से प्राप्त जेड स्लिप को पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। रूपांकन स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं, और वे सभी घटनाओं का चित्रण करते हैं जिनमें स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की शक्ति और एक अथाह शक्ति होती है जिसका अनुमान भूत देवता भी नहीं लगा सकते। स्वर्ग और पृथ्वी के ताओ और रूपांकनों के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझकर व्यक्ति न केवल रूपांकनों की स्थापना कर सकता है, बल्कि उन्हें भंग भी कर सकता है। फॉर्मेशन माध्यम, फॉर्मेशन पैटर्न, फॉर्मेशन पिवोट्स और फॉर्मेशन आइज मिलकर एक फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। इसके फॉर्मेशन माध्यम को नुकसान पहुंचाना, इसकी फॉर्मेशन आई को नष्ट करना, इसे फॉर्मेशन को तोड़ना कहते हैं। इसके फॉर्मेशन पैटर्न को खोलना, इसके फॉर्मेशन पिवोट्स को उल्टना, इसे फॉर्मेशन को भंग करना कहते हैं। सभी वस्तुओं में परस्पर उत्पत्ति और विजय की एक प्रणाली होती है। निर्माण पैटर्न भी इससे भिन्न नहीं है।
यिन और यांग परस्पर एक दूसरे पर विजय प्राप्त करते हैं, 3 प्रतिभाएं परस्पर उलट जाती हैं, 4 प्रतीक परस्पर दमन करते हैं, और 5 तत्वों में धातु लकड़ी पर विजय प्राप्त करती है, लकड़ी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करती है, पृथ्वी जल पर विजय प्राप्त करती है, जल अग्नि पर विजय प्राप्त करता है, अग्नि धातु पर विजय प्राप्त करती है। जेड स्लिप में संरचनाओं को भंग करने के बारे में सामग्री व्यापक और विस्तृत थी, जिसे समझना काफी कठिन था। मो हुआ को कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन गौर से देखने पर उसे कुछ समझ नहीं आया। गहरी सोच में डूबे बाई ज़िशिंग ने चुपचाप झांका। अरे, तुम संरचनाओं के विघटन पर किताब क्यों पढ़ रहे हो? सज्जन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। ओह, क्या आप जानते हैं कि संरचनाओं को कैसे भंग किया जाता है? मो हुआ ने पूछा। थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसमें विशेष रूप से अच्छा नहीं हूं। थोड़ा बहुत जानना भी जानना ही माना जाता था, कम से कम ये स्वयं से बेहतर तो था। मो हुआ ने पुस्तक के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए विनम्रतापूर्वक पूछा, यहाँ वर्णित संरचना को तोड़ने और संरचना को भंग करने में क्या अंतर है? बाई ज़िशिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और समझाया। किसी संरचना को तोड़ने का मतलब आमतौर पर उस संरचना माध्यम को, जिस पर संरचना निर्भर करती है, और उन संरचना आंखों को, जिनके जरिए संरचना संचालित होती है, बलपूर्वक नष्ट करने के लिए बल प्रयोग करना होता है, जिससे संरचना बलपूर्वक नष्ट हो जाती है। संरचना माध्यम के बिना संरचना का अस्तित्व मुश्किल से ही रह सकता है, और संरचना आंख के बिना संरचना संचालित नहीं हो सकती, और स्वाभाविक रूप से संरचना टूट जाती है। किसी संरचना को भंग करना ज्यादा कष्टदायक होता है, इसके लिए संरचना के निर्माण पैटर्न को समझना और उन पर विजय पाना, मूल संरचना पैटर्न को निष्प्रभावी करने के लिए संरचना पैटर्न बनाना जरूरी है। एक बार संरचना पैटर्न को निष्प्रभावी कर देने पर संरचना स्वाभाविक रूप से भंग हो जाती है। आमतौर पर केवल संरचना गुरु ही संरचनाओं को भंग करने में सक्षम होते हैं। क्या आप नहीं समझते कि फॉर्मेशन को कैसे निष्क्रिय किया जाए? बाई ज़िशिंग ने एक और सवाल पूछने से पहले पूछा। नहीं, मो हुआ ने कुछ शर्मिंदगी और शर्मीले स्वर में कहा, मैं फॉर्मेशन आई, फॉर्मेशन पिवट और फॉर्मेशन मीडिया के बीच का अंतर ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। बाई ज़िशिंग ने कहा, वाह, तुम्हें ये बातें कैसे नहीं पता? मो हुआ ने जवाब दिया, अगर मुझे ये सब पता होता तो क्या मैं फिर भी तुमसे पूछता? अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो तुम अपने विशाल ज्ञान का प्रदर्शन कैसे कर पाओगे? बाई ज़िशिंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, ये बात तो सही लगती है। अपनी बहन बाई जिक्सी के होठों पर मुस्कुराहट देखकर उसने अपना सिर घुमाया, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर विरोध जताया। फिर भी, ये सही नहीं है, मैं बिना कुछ लिए नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं कल आपके लिए एक प्लेट गोमांस लाऊं तो क्या होगा? बाई ज़िशिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? मैं बाई परिवार का प्रत्यक्ष वंशज हूं, स्वर्ग का प्रिय बच्चा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक प्लेट बीफ देकर टाल सकते हो? 2 प्लेटें, ठीक है। तो फॉर्मेशन आई, फॉर्मेशन मीडिया और फॉर्मेशन पिवट के बीच क्या अंतर है? मो हुआ ने अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा। 2 प्लेट गोमांस प्राप्त करने के बाद बाई ज़िशिंग काफी संतुष्ट थे और उन्होंने बताया, गठन नेत्र गठन के संचालन का मूल है, जो गठन के कार्य के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। सामान्यतः एकल गठन का गठन नेत्र एक आत्मा संग्रह गठन प्रतिरूप होता है, जबकि अनेक एकल गठन से बने संयुक्त गठन का गठन नेत्र एक आत्मा संग्रह समूह होता है। गठन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, गठन नेत्र को उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। कुछ पारिवारिक संप्रदायों और कुलों के सुरक्षात्मक संप्रदाय समूह गठन नेत्र के लिए आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत के रूप में एक संपूर्ण आध्यात्मिक खदान का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेशन पिवट फॉर्मेशन का केंद्र बिंदु है, साथ ही उसका लेआउट भी। यहाँ कई पेचीदगियां हैं। इसमें आमतौर पर स्वर्ग गोल है और पृथ्वी चौकोर है। एरी और 4 प्रतीक बागुआ स्थितियां फॉर्मेशन पैटर्न की विभिन्न विशेषताओं को सही स्थानों पर खींचा जाना चाहिए, अन्यथा पैटर्न सक्रिय नहीं होंगे। विभिन्न स्कूलों और संरचनाओं की वंशावली में उनके निर्माण धुरी में भिन्नताएं होती हैं। ये बताना कि कौन सा बहुत जटिल है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संरचनाओं के बारे में हमारी वर्तमान समझ के साथ संरचना धुरी के माध्यम से किसी संरचना को निष्क्रिय करना असंभव है। फॉर्मेशन माध्यम फॉर्मेशन के लिए माध्यम होते हैं, जैसे फॉर्मेशन पेपर, स्टील, तांबा, लोहा, मिट्टी और लकड़ी जैसी वस्तुएं जो फॉर्मेशन पैटर्न को धारण करती हैं। एक बार जब उन पर कोई फॉर्मेशन बना दिया जाता है तो वे फॉर्मेशन माध्यम बन जाते हैं। कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियों के लिए भी फॉर्मेशन को चिपकाना आवश्यक होता है और इसलिए उन्हें फॉर्मेशन माध्यम माना जा सकता है।
मो हुआ को आंशिक रूप से आश्वस्त देखकर बाई जिशिंग ने एक उदाहरण दिया। सरल शब्दों में कहें तो निर्माण नेत्र हृदय की वाहिकाओं के समान है। निर्माण धुरी वह मुख्य शिरा है जिससे क्यूई और रक्त प्रवाहित होता है, और निर्माण पैटर्न केशिकाएं हैं। आध्यात्मिक शक्ति निर्माण नेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, जो केंद्र के रूप में निर्माण धुरी के माध्यम से प्रवाहित होकर निर्माण पैटर्न में प्रवेश करती है, ठीक उसी तरह जैसे क्यूई और रक्त हृदय से शरीर की शिराओं के माध्यम से प्रवाहित होकर पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। बाई जिशिंग कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा और फिर उसे प्यास लगी। मो हुआ ने खुद उसके लिए एक कप चाय बनाई। क्या ये संरचनाओं का बुनियादी ज्ञान है? मो हुआ ने संकोच से पूछा। मुझे ऐसा लगता है कम से कम हमारे बाई परिवार में फॉर्मेशन सीखते समय ये सामान्य ज्ञान है, बाई जिशिंग ने गर्व के साथ कहा। सौभाग्य से उसने पहले ही पूछ लिया था, क्योंकि इस प्राथमिक जानकारी का उपयोग करके श्री जुआंग से पूछताछ करना मो हुआ के लिए शर्मनाक होता। मैं कल आपके लिए ऑस्मंथस वाइन का एक जग लाऊंगा। हम, बाई जिशिंग ने उत्साह से सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से रोमांचित। मो हुआ ने विभिन्न चीजों के बारे में पूछना जारी रखा, जैसे कि संरचनाओं को निरस्त करने के सामान्य तरीके, उन्हें कैसे तोड़ा जाए, तथा अन्य विषयों के अलावा संरचना धुरी से संबंधित विशिष्ट स्कूल। अनजाने में ही दिन का उजाला कम होने लगा। मो हुआ ने बाई जिशिंग और बाई जिक्सी को अलविदा कहा, अपना सामान समेटा और घर जाने की तैयारी की। मो हुआ, बाई जिशिंग ने अचानक मो हुआ को पुकारा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात मत भूलना। क्या? मो हुआ ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। गोमांस मसालेदार होना चाहिए, बाई जिशिंग ने पूरी गंभीरता से कहा। मो हुआ घर लौटा और अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाने के बाद उसने अपनी मां से सोया ब्रेस्ड बीफ पेस्ट्री और किण्वित चावल की शराब तैयार करवाई। फिर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और ध्यान लगाकर आकृतियां सुझाने लगा। उन्होंने सबसे पहले कागज के एक टुकड़े पर अग्नि श्रृंखला संरचना पैटर्न बनाया, जो हल्के लाल रंग का था और उससे हल्की गर्मी निकल रही थी। पुस्तकों में वर्णित विधियों का पालन करते हुए मो हुआ ने अग्नि संरचना पैटर्न की कान स्थिति के बगल में एक जल संरचना पैटर्न बनाया। जब उसने चित्र बनाना समाप्त किया तो अग्नि संरचना पैटर्न का लाल रंग धीरे धीरे धुंधला हो गया और धुंधली हल्की लाल आध्यात्मिक ऊर्जा अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसे हाथ से छूने पर अब हल्की सी भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि अग्नि संरचना पैटर्न अपनी प्रभावशीलता खो चुका था। मो हुआ का मनोबल बढ़ा और उसने एक एक करके बाकी पंचतत्व निर्माण पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की। दरअसल पंचतत्व निर्माण और संयम सिद्धांत का इस्तेमाल करके निर्माण पैटर्न को तोड़ा जा सकता था। इसके बाद फॉर्मेशन आए और मो हुआ ने ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाने में कुछ और समय लगाया। ब्राइट फायर फॉर्मेशन 3 फॉर्मेशन पैटर्न से बना था और यह सबसे सरल प्रकार का फॉर्मेशन था। जब मो हुआ ने मैनेजर मो के लिए आकृतियां बनाई तो सबसे पहले उन्होंने ब्राइट फायर आकृति बनाई। अब इस आकृति को दोबारा बनाना उनके लिए आसान था। एक बर्तन में चाय बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में कागज पर एक मानक ब्राइट फायर फॉर्मेशन की रूपरेखा तैयार कर ली गई। मो हुआ ने उज्ज्वल अग्नि संरचना को देखा और विचार किया। इससे पहले जब मो हुआ ने ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाया था तो उसने ज्यादा गहराई में गए बिना बस पैटर्न की नकल कर ली थी। लेकिन अब बारीकी से जांच करने पर उसने पाया कि इसकी स्पष्ट सादगी के बावजूद ब्राइट फायर फॉर्मेशन के भीतर एक फॉर्मेशन पैटर्न आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने के लिए था, जबकि अन्य 2 साधारण फायर सीरीज फॉर्मेशन पैटर्न प्रकाश प्रदान करने के लिए फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए थे। मो हुआ ने एक एक करके उनकी तुलना की, जैसा कि बाई जिशिंग ने कहा था। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पैटर्न फॉर्मेशन आई था, 3 टैलेंट्स पोजीशन फॉर्मेशन पिवट थी और ड्राइंग फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया पेपर फॉर्मेशन मीडिया था। मो हुआ ने फॉर्मेशन पेपर में एक निशान फाड़ दिया और सचमुच कागज पर बना फॉर्मेशन बेअसर हो गया। उसने फिर से ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाया, फिर स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पैटर्न को, जो फॉर्मेशन आई का काम करता था, बदल दिया, जिससे ब्राइट फायर फॉर्मेशन भी बेअसर हो गया। इसका मतलब यही है, फॉर्मेशन मीडिया को नुकसान पहुंचाना, फॉर्मेशन आई को नष्ट करना, इसे फॉर्मेशन को तोड़ना कहा जाता है। यह तरीका निश्चित रूप से सीधा और अपरिष्कृत है। संरचनाओं को समझे बिना भी उन्हें तोड़ा जा सकता है। हम संरचनाओं को समझे बिना उन्हें तोड़ने का यही जबरदस्ती तरीका होगा। तो फिर मेरे चेतना सागर के भीतर रहस्य निर्माण के लिए निर्माण नेत्र और माध्यम के रूप में क्या कार्य करता है? यदि निर्माण में आध्यात्मिक शक्ति निर्माण नेत्र द्वारा प्रदान की जाती है तो क्यों ही सागर ही निर्माण नेत्र होना चाहिए।
रहस्यमय निर्माण चेतना सागर में स्थित है, तो क्या चेतना सागर ही निर्माण माध्यम होगा? तो निर्माण को तोड़ने का अर्थ क्या ये होगा कि अपने स्वयं के क्यूई सागर को निष्क्रिय करने के लिए और फिर अपने स्वयं के चेतना सागर को भी नष्ट करने के लिए। मोहुआ को तुरंत ही ठंडा पसीना आ गया। रहने भी दो। इस तरह के कच्चे और सरल तरीके से एक संरचना को तोड़ना एक संरचना मास्टर की खेती की कमी थी और एक संरचना मास्टर के कौशल के स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करता था। अपने ध्यान भटकाने वाली बातों को त्यागते हुए महुआ ने पुनः उज्ज्वल अग्नि संरचना बनाई और इस बार उसने अग्नि श्रृंखला संरचना पैटर्न में से एक के स्थान पर जल श्रृंखला संरचना पैटर्न बनाया। संरचना पैटर्न के पूरा हो जाने के बाद उज्ज्वल अग्नि संरचना ने अपनी प्रभावशीलता नहीं खोई, लेकिन इसकी चमक थोड़ी कम हो गई। विघटन प्रभावी था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं था। मोहुआ ने फिर एक अन्य संरचना पैटर्न के बगल में एक और जल श्रृंखला संरचना पैटर्न बनाया और इसके साथ ही उज्ज्वल अग्नि संरचना से प्रकाश तुरंत गायब हो गया और संपूर्ण संरचना बेकार हो गई। मैंने इसे हल कर लिया है। मोहुआ थोड़ा उत्साहित था। उसने तुरंत सोचा, अग्नि श्रृंखला संरचना पैटर्न को हल करने के लिए दो को तोड़ना पड़ता है। क्या इसका मतलब यह है कि आत्मा संचय संरचना पैटर्न, जो संरचना नेत्र का काम करता है, को हल करने के लिए केवल एक को तोड़ना होगा? 5 तत्वों के निर्माण पैटर्न को उनके बीच निर्माण और संयम के माध्यम से हल किया जा सकता है, लेकिन आत्मा संचय निर्माण पैटर्न के बारे में क्या? आत्मा संचय के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्माण पैटर्न में ऐसा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मोहुआ ने श्री जुआंग द्वारा दिए गए निर्माण मैनुअल को पलटना शुरू किया और अंततः उसे एक पृष्ठ मिला जिसमें स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पैटर्न को हल करने के बारे में व्याख्याएं थीं। मोहुआ ने हर शब्द को ध्यान से पढ़ा और उसके बाद ही उसे कुछ समझ आने लगी। वास्तव में एक संरचना पैटर्न है जो आत्मा एकत्रीकरण संरचना पैटर्न की उत्पत्ति और संयम को नियंत्रित करता है, उल्टा आत्मा संरचना पैटर्न। आत्मा संग्रह संरचना पैटर्न आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करता है, जबकि उल्टी आत्मा संरचना पैटर्न आध्यात्मिक शक्ति को विपरीत दिशा में फैलाता है। एक इकट्ठा करता है, दूसरा बिखेरता है। स्वाभाविक रूप से वे सृजन और संयम के सिद्धांत का पालन करते हैं। हालांकि मोहुआ ने उल्टी आत्मा संरचना पैटर्न कभी नहीं सीखा था और उसे संबंधित मैनुअल में इसका कोई चार्ट नहीं मिला, केवल कुछ लिखित अभिलेख ही मिले। अभिलेखों में कहा गया है कि रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन एक गहन पैटर्न है जो अक्सर कुलीन परिवारों और कुलों में पारित होता है, जो इस फॉर्मेशन में विशेषज्ञता रखते हैं और बाहरी लोगों के साथ आसानी से साझा नहीं किया जाता है। गहन पैटर्न सीखना कठिन है और सीखने के लिए उपलब्ध भी नहीं है। मोहुआ ने फिलहाल इस पर आगे विचार नहीं किया। इसके अलावा एक और तरीका है स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पैटर्न का इस्तेमाल करके स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को हल करना। आपको बस मूल के पास एक और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पैटर्न बनाना होगा और उसका इस्तेमाल करके मूल की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना होगा, जो फॉर्मेशन आई की तरह काम करती है, जिससे फॉर्मेशन आई अपनी प्रेरक शक्ति खो देती है, जो स्वाभाविक रूप से फॉर्मेशन के विलीन होने के बराबर है। मोहुआ की आंखें खुल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पैटर्न का इस्तेमाल करके खुद स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पैटर्न हल करेगा। पाठ में उल्लेख किया गया है कि यह विधि समस्याग्रस्त भी हो सकती है, क्योंकि समाधान के लिए प्रयुक्त संरचना पैटर्न में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हो जाने और उसे मुक्त न कर पाने का जोखिम रहता है, जिससे संरचना पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और अप्रत्याशित खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मोहुआ का अनुमान सही था, तो उसकी चेतना के सागर में रहस्यमय संरचना का निर्माण नेत्र वास्तव में उसका अपना क्यूई सागर था। चाहे क्यूई सागर को अवशोषित करने के लिए किसी अन्य क्यूई सागर का उपयोग करना हो या आध्यात्मिक शक्ति को फैलाने के लिए क्यूई सागर के भीतर एक उल्टी आत्मा संरचना बनाना हो, दोनों ही आत्मघाती योजनाएं लग रही थीं। और इन तरीकों को वैसे भी हासिल करना असंभव था। दूसरे शब्दों में, फिलहाल गठन की आंख को हटाकर गठन की समस्या का समाधान करना संभव नहीं था। मोहुआ ने अपना गाल ऊपर उठाते हुए सोचा, मैं हर पैटर्न को एक एक करके हल करना ही सीख सकता हूं। वास्तव में अंत में एकमात्र शॉर्टकट यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। ताओ साधना जगत हजारों वर्षों से विकसित हो रहा है, इसमें कोई खामी नहीं होगी जिसका फायदा उठाया जा सके। मोहुआ ने फिर एक चमकदार अग्नि आकृति बनाई और उसे पूरी तरह से हल कर लिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका तरीका कागज और स्याही की बहुत बर्बादी कर रहा था। हर बार आकृति बनाना और हल करना, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। इसमें अभ्यास करने वाली आकृतियों से ज्यादा कागज और स्याही लगती थी। स्पिरिट स्टोन्स की समस्या अभी भी गंभीर थी।
हालांकि रेस्टोरेंट से होने वाली आय ने परिवार की आर्थिक स्थिति को इतना बेहतर कर दिया था कि स्पिरिट स्टोन्स पर होने वाले सामान्य खर्चों में कोई कमी नहीं आ रही थी। फिर भी जो कुछ बचाया जा सकता था उसे बचाना ही बेहतर था, क्योंकि भविष्य में स्पिरिट स्टोन्स के कई उपयोग होने वाले थे। चेतना के सागर में ताओवादी स्तंभ ये संरचनाओं को सुझाने के अभ्यास के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सोचते हुए मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को चेतना के सागर में डुबो दिया। चेतना सागर की विशाल शून्यता में आध्यात्मिक शक्ति के रेशों से बुना हुआ रहस्यात्मक स्वरूप बना रहा, और ताओवादी स्तंभ आध्यात्मिक शक्ति के रेशों से अप्रभावित रहा। मोहुआ ने अभ्यास के साथ ताओवादी स्तंभ पर एक उज्ज्वल अग्नि संरचना बनाई और फिर उसे हल करने की कोशिश की। हल करने के बाद वह उज्ज्वल अग्नि संरचना सचमुच फीकी पड़ गई। मोहुआ ने स्तंभ से संरचना और हल करने वाले पैटर्न को मिटा दिया और उसकी नष्ट हो चुकी दिव्य इंद्रिय पुनः प्राप्त हो गई। वास्तव में मोहुआ बहुत खुश हुई। ताओवादी स्तंभ न केवल संरचना पैटर्न के अभ्यास के लिए उपयुक्त था, बल्कि संरचनाओं को सुझाने के अभ्यास के लिए भी एकदम सही था। चित्र बनाएं और फिर मिटा दें और दिव्य इंद्रिय पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि दिव्य इंद्रिय का कोई उपभोग नहीं होगा, न ही कागज और स्याही की कोई बर्बादी होगी। इसके बाद मोहुआ ने चेतना सागर में संरचनाओं को सुझाने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया, जब तक कि रात के 2 बजे तक वह चेतना सागर से बाहर नहीं निकल गया। 2 घंटे तक ध्यान किया और उसके बाद तरोताजा और ऊर्जावान महसूस किया। मो शान और लियू रुहुआ भी सुबह जल्दी उठ गए थे। मो शान ब्लैक माउंटेन पर राक्षसों का शिकार करने के लिए निकल पड़े थे और लियू रुहुआ रेस्तरां व्यवसाय की तैयारी कर रहे थे। एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट और गर्म नाश्ते के बाद मोहुआ अपना भोजन कंटेनर लेकर श्री जुआंग के निवास के लिए रवाना हुआ। जब मोहुआ श्री जुआंग के पहाड़ी निवास पर पहुंचा तो बाएं भाई बहन पहले से ही वहां मौजूद थे। तालाब के किनारे छोटी पत्थर की मेज के बगल वाले पेड़ के नीचे पढ़ाई और साधना कर रहे थे। आंटी जू आमतौर पर निवास में प्रवेश नहीं करती थी, बल्कि दरवाजे के बाहर इंतजार करती थी। जब बाई जिशिंग ने मोहुआ को देखा तो उसने अपने हाथ में रखी किताब नीचे फेंक दी और उत्साह से दौड़ा। मोहुआ ने उसे खाने के डिब्बे का एक छोटा सा हिस्सा और फलों की शराब का एक छोटा बर्तन दिया। तुम इसे बाद में खा लेना, तुमने अभी नाश्ता खत्म किया है। बाई जिशिंग अपने मुंह में मांस भरे हुए संतुष्ट दिख रहे थे। ये ठीक है, मैंने चाची जू से कहा था कि मुझे भूख कम लग रही है, इसलिए मैंने आज सुबह ज्यादा नहीं खाया। मोहुआ ने सिर हिलाया और पेस्ट्री और ऑस्मंथस वाइन जेली बाई जिक्सी की ओर बढ़ा दी, जिसने अपनी मधुर आवाज में उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने पेस्ट्री को छोटे छोटे निवाले में खाया और वाइन जेली की चुस्कियां ली। उसका व्यवहार शालीन और गरिमापूर्ण था। बाई जिशिंग और फिर बाई जिक्सी को देखते हुए मोहुआ ने मन ही मन सोचा कि यद्यपि वे भाई बहन थे, लेकिन उनके खाने के तरीके में बहुत अंतर था। बाई जिशिंग सांसारिक परिवार के एक शिष्य की तरह व्यवहार करने का दिखावा करता था। हालांकि मोहुआ से परिचित होने के बाद उसे शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं रही। उसके अब कुत्ते जैसे खाने के तौर तरीके ने उसके सुंदर रूप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मोहुआ ने संरचनाओं को हल करने के बारे में पूछने से पहले श्री जुआंग और ओल्ड कुई के लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी लाईं। कुछ सरल प्रश्न मोहुआ ने बाई जिशिंग से पहले ही पूछ लिए थे। शेष प्रश्न अधिक कठिन थे, जिन्हें केवल उसके ताओ साधना ज्ञान से हल नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए फॉर्मेशन आय और फॉर्मेशन पिवट का उपयोग करके फॉर्मेशन को कैसे हल किया जाए, फॉर्मेशन को हल करने के मूल सिद्धांत क्या हैं, और कुछ फॉर्मेशन को कैसे हल किया जाए जब वे समझ में न आए, इत्यादि। श्री जुआंग मोहुआ द्वारा पूछे गए प्रश्नों से काफी संतुष्ट थे। यदि आप ये पूछ सकते हैं तो इससे पता चलता है कि आपने मेरे द्वारा दी गई क्लासिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। गठन नेत्र के माध्यम से संरचनाओं को हल करना बहुत कठिन है। उल्टी आत्मा संरचना पैटर्न सीखना कठिन है और उसमें महारत हासिल करना तो और भी कठिन है। और इसके अलावा ये कुलीन कुलों द्वारा दिया गया एक रहस्य है जो आसानी से प्रकट नहीं होता। अगर कोई इसे सीख भी ले तो इसका उपयोग करना कठिन है, क्योंकि आत्मा एकत्रीकरण संरचना पैटर्न अलग अलग संरचनाओं के साथ भिन्न होते हैं। व्यवहार में उल्टी आत्मा संरचना को विशिष्ट संरचना के अनुकूल बनाना आवश्यक है और इसकी बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। और आत्मा एकत्रीकरण संरचना पैटर्न का उपयोग करके इसे हल करने से संरचना में अनियंत्रित आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो सकती है, जिससे न केवल संरचना नष्ट हो सकती है बल्कि साधक के जीवन को भी नुकसान पहुंच सकता है। आपको फॉर्मेशन पिवट से हल करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, कम से कम तब तो नहीं जब आप 3rd ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर से नीचे हों।
फॉर्मेशन पिवट से हल करने के लिए फॉर्मेशन की गहरी समझ और विभिन्न कुलीन कुलों, संप्रदायों या विभिन्न स्कूलों की फॉर्मेशन संरचनाओं का अध्ययन आवश्यक है। अन्यथा, जब किसी पूरी तरह से अपरिचित फॉर्मेशन प्रणाली का सामना करना पड़े, तो शुरुआत करने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए आपको बस इसे हल करने के लिए फॉर्मेशन पैटर्न का उपयोग करने के बारे में सोचना होगा, जो जटिल लगता है लेकिन वास्तव में सबसे बुनियादी और सरल तरीका है। ओह ओह, मोहुआ ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। मोहुआ, क्या आपको लगता है कि एक फॉर्मेशन मास्टर को गहराई या चौड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए फॉर्मेशन का अध्ययन करना चाहिए? श्री जुआंग ने अचानक पूछा। क्या एक विस्तृत क्षेत्र में जाना और फिर भी निपुणता हासिल करना सर्वोत्तम नहीं है? मोहुआ ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। एक परिपक्व किसान दोनों को चुनता है। श्री जुआंग हंसे। महान दाव असीम है, लेकिन व्यक्ति का जीवन सीमित है। व्यापक रूप से अन्वेषण करने और हर चीज में महारत हासिल करने की इच्छा करना एक ख्वाहिश है। आमतौर पर फॉर्मेशन मास्टर्स एक विकल्प चुनते हैं। कुछ लोग किसी एक विशेष प्रकार की फॉर्मेशन में विशेषज्ञता हासिल करना पसंद करते हैं, व्यापकता के बजाय गहराई की तलाश करते हैं, जबकि अन्य व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चुनते हैं, गहराई के बजाय व्यापकता की तलाश करते हैं। मोहुआ ने कहा, ऐसी स्थिति में एक प्रकार की संरचना में विशेषज्ञता हासिल करना निश्चित रूप से बेहतर है। और ऐसा क्यों? श्री जुआंग ने दिलचस्पी से पूछा। रचना कलाएं गहन और जटिल होती हैं। लालच से व्यापकता की खोज करने से केवल सतही ज्ञान ही प्राप्त होगा। लेकिन किसी एक प्रकार में विशेषज्ञता प्राप्त करके और इस प्रकार सादृश्य द्वारा समझकर व्यक्ति वास्तव में रचनाओं के सार को समझ सकता है। बाद में जब गहन और अस्पष्ट रचनाओं का सामना करना पड़ेगा तो व्यक्ति असमंजस में नहीं रहेगा कि कहां से शुरुआत करें। श्री जुआंग ने सिर हिलाया। ये सही है, इसीलिए कुलीन कुलों के संरचनाओं के हस्तांतरण में विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है और विविधता से परहेज किया जाता है। मोहुआ को इसमें से कुछ समझ में आया, लेकिन अभी भी वही ये नहीं समझ पाया कि इसका उससे क्या संबंध है। वास्तव में न केवल कुलीन कुलों में बल्कि सभी रूढ़िवादी परंपरागत प्रशिक्षणों में विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है और व्यापकता की चाह नहीं की जाती। पहले एक श्रेणी की प्रशिक्षणों में पूरी तरह से निपुणता प्राप्त करें, फिर अन्य प्रशिक्षणों का अध्ययन शुरू करें। ये कहने के बाद श्री जुआंग रुके, मोहुआ की ओर फिर से देखा और बोले, लेकिन आप अलग हैं। अब आपको व्यापक रूप से सीखने की जरूरत है और आप किसी एक श्रेणी में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर सकते। freewebnovel.com। मोहुआ ने सोचते हुए रुककर सोचा, क्या ये साधना तकनीक के कारण है? श्री जुआंग ने उसकी ओर सहमति से देखा। ठीक है, तुमने तियानयान जुए सीख लिया है और जब तुम अगले लोक में प्रवेश करोगे तो तुम्हें रहस्यमय संरचनाओं को हल करना होगा। रहस्यमय संरचनाओं को हल करके साधना तकनीक का विकास किया जा सकता है, तुम्हारी साधना बढ़ सकती है और तुम्हारा लोक उन्नत हो सकता है। यदि तुम रहस्यमय संरचना को हल नहीं कर सकते और अपना आधार खो देते हो, तो एक साधक के बारे में सब कुछ केवल खोखली बातें हैं। और मिस्ट्री फॉर्मेशन को हल करने के लिए आपको पर्याप्त फॉर्मेशन पैटर्न सीखने और पर्याप्त फॉर्मेशन में निपुणता हासिल करने की जरूरत है। कई मिस्ट्री फॉर्मेशन वास्तव में मुश्किल नहीं होते, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे जुड़े फॉर्मेशन पैटर्न और फॉर्मेशन जानते हैं या नहीं। अगर आप उन्हें जानते हैं तो फॉर्मेशन को हल करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो भले ही आप में फॉर्मेशन के लिए उच्च प्रतिभा हो और आप उनमें अत्यधिक कुशल हो, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। जैसा कि कहावत है, एक कुशल रसोइया चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। एक रहस्यमय संरचना के लिए जिसका आपने पहले कभी सामना नहीं किया है, यहां तक कि सबसे गहन संरचना मास्टर भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मोहुआ को अचानक एक विचार आया, फिर उसने अपना सिर खुजाया और पूछा, तो श्रीमान जुआंग, मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए? श्री जुआंग ने उसे एक किताब दी। किताब के पन्नों पर 4 साधारण और प्राचीन अक्षर लिखे थे, 1000 संरचना संग्रह। मोहुआ ने इसे पलटा और पाया कि इसमें कई अजीबोगरीब संरचनाओं का सघन रिकॉर्ड था। ये सभी संरचनाएं प्रथम श्रेणी से नीचे थीं, जिनमें से अधिकांश संरचना पैटर्न 9 स्ट्रोक के भीतर थे, जिनमें से कुछ में 9 स्ट्रोक वाले संरचना पैटर्न भी थे। उनमें से अधिकांश 5 तत्वों से संबंधित संरचनाएं थीं, साथ ही कुछ ऐसे अजीब उपयोग वाली संरचनाएं भी थीं जिन्हें मोहुआ ने पहले कभी नहीं देखा था। मोहुआ ने अपना मुंह चौड़ा किया। ये पहली कक्षा से नीचे की कक्षाओं के लिए फॉर्मेशन का एक संग्रह है। इसमें फॉर्मेशन के नाम, ग्रेड, उपयोग और अन्य बातों का रिकॉर्ड है।
इसे स्वयं देखें और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर जाकर संबंधित फॉर्मेशन आरेख देखें। मैंने तुम्हें फॉर्मेशन की मूल बातें सिखा दी हैं। अब तुम खुद सीख सकते हो और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। बस एक बात याद रखना, तुमने जो फॉर्मेशन डायग्राम देखे हैं उन्हें वापस करना, उन्हें खोना नहीं। इसे अच्छी तरह याद रखना, श्री ज्वांग ने निर्देश दिया। छात्र याद रखेगा। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप जाइए, श्री ज्वांग ने अपना हाथ हिलाया। मो हुआ ने गंभीरता से श्री ज्वांग को प्रणाम किया और 1000 स्वरूपों के संग्रह को सावधानीपूर्वक अपने सीने में रख लिया, और जब श्री ज्वांग ने उसे वापस बुलाया तो वह जाने के लिए तैयार हो गया। मो हुआ, श्री ज्वांग ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा। मूलतः मुझे आपके लिए एक अधिक विश्वसनीय साधना तकनीक चुननी चाहिए थी ताकि सफलता पाने के लिए इतनी परेशानी की आवश्यकता न पड़े। यह मेरी भूल थी। बूढ़े कुई, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, ने अपनी आंखें खोली और श्री ज्वांग को थोड़े आश्चर्य से देखा। मो हुआ ने चौंकते हुए भाव दिखाए, फिर श्री ज्वांग की ओर शर्म से मुस्कुराया। छात्र एक साधारण पृष्ठभूमि से आता है और मेरे पास ज्यादा आत्मिक रत्न नहीं है। इस साधना तकनीक में सफलता के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती और इसमें बहुत कम आत्मिक रत्नों का उपयोग होता है, जो इस छात्र के लिए इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। कम से कम छात्र की नज़र में श्री ज्वांग द्वारा चुनी गई साधना तकनीक पहले से ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। क्या ऐसा है? श्री ज्वांग ने मो हुआ के युवा और सुंदर चेहरे को देखा, उसकी स्पष्ट और ईमानदार आंखों को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनका व्यवहार पहले की तरह लापरवाह हो गया, हालांकि उनकी आवाज और भी कोमल हो गई। जाओ और फॉर्मेशन का अध्ययन करो। मो हुआ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर झुकाया, फिर अपने छोटे पैरों से दौड़ता हुआ चला गया। जब से मो हुआ ने 1000 संरचना संग्रह प्राप्त किया था, वह लगातार इन खंडों में डूबा रहा था और जब भी उसे कोई संरचना मिलती थी तो वह उसमें रुचि के बिंदुओं को एक एक करके नोट करता था। वह श्री ज्वांग के पुस्तकालय में जाकर प्रासंगिक पुस्तकें ढूंढते और फिर जो भी प्रश्न होते उन्हें लिख लेते। एक ढीले साधक के लिए एक भी संरचना आरेख प्राप्त करना काफी कठिन था। प्रबंधक मो के लिए संरचनाओं की प्रतिलिपि बनाते समय उज्ज्वल अग्नि संरचना आरेख जैसे बुनियादी आरेखों के अलावा अधिक जटिल आरेखों के लिए स्पिरिट स्टोन्स में अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब लगभग 1000 फॉर्मेशन डायग्राम्स के साथ अगर मो हुआ इन सभी फॉर्मेशंस में महारत हासिल कर ले तो एक प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना तो दूर की बात है। बस इस विचार से ही वह रोमांच से भर गया। मो हुआ दिन रात आकृतियां सीखता रहा, जैसे कोई छोटा चूहा चावल के डिब्बे में गिर गया हो और वह चाह रहा हो कि काश वह सारा चावल अपने पेट में भर ले। दिन में वह निर्माण पुस्तकों का अध्ययन करते, चित्रांकन का अभ्यास करते और श्री ज्वांग से अपने प्रश्नों पर परामर्श करते। रात में वह अपने चेतना सागर में खंडित स्तंभों पर अभ्यास करते रहते। श्री ज्वांग के अनुसार तियानयान जुए सीखने के बाद संरचनाओं का अध्ययन गहराई के बजाय व्यापकता के बारे में था, इसलिए मो हुआ ने गहरी समझ हासिल करने का लक्ष्य नहीं रखा। जब तक वह संरचनाओं को चित्रित कर सकता था वह पर्याप्त था। कुछ संरचनाएं ऐसी थीं जिन्हें उसने अभी अभी बनाना सीखा था और उनके नाम भी तुरंत भूल गया था। कई महीनों तक मो हुआ की दिव्य इंद्रिय हमेशा पूरी तरह से चार्ज होने और पूरी तरह से समाप्त होने से पहले ठीक होने और फिर से समाप्त होने के बीच चक्र करती रही। मो हुआ की साधना में जरा भी प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन उसकी दिव्य अनुभूति कहीं अधिक गहन हो गई थी। संरचनाओं का उसका सैद्धांतिक ज्ञान तो नहीं बढ़ा था, लेकिन संरचनाओं को सीखना और उकेरना अब और भी सहज हो गया था। जो पैटर्न पहले गूढ़ और जटिल लगते थे वे अब स्वाभाविक और परिचित लगने लगे थे। आप कहाँ देख रहे हैं? एक दिन जब मो हुआ पढ़ रहा था, बाई जिशिंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और पूछा। मो हुआ पिछले कुछ दिनों से संरचनाओं के अध्ययन में तल्लीन था और बाई जिशिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। आंटी जू को लग रहा था कि बाई जिशिंग कुछ विचलित हो गया है और उसकी मांगें और भी सख्त हो गई हैं, जिसमें संरचनाओं, कीमिया और कलाकृतियों के शोधन सहित साधना गतिविधियों का पूरा कार्यक्रम शामिल है। हालांकि श्री ज्वांग को बाई भाई बहनों का गुरु माना जाता था, फिर भी उनका रवैया हमेशा उनके प्रति उदासीन रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि भाई बहनों का उद्देश्य श्री ज्वांग से साधना में मार्गदर्शन प्राप्त करना नहीं था। उन्हें परेशान करने से बचने के लिए वे केवल नियमित रूप से उनका आदर करते और शिक्षाएं स्वीकार करते, अन्यथा उन्हें शायद ही कभी परेशान करते। इसलिए बाई भाई बहनों की साधना अभी भी चाची जू द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्यक्ष शिष्यों को प्रशिक्षित करने की बाई परिवार की रूढ़िवादी पद्धति का उपयोग किया गया था।
कबीले के अंदर तो यह कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि बाई जिशिन को अपने कबीले के सदस्यों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जब वह बंद दरवाजों के पीछे अध्ययन और साधना करता था तो वह अपने मन को शांत कर पाता था। हालांकि जब वह बाहर होता और नई और दिलचस्प चीजों से रूबरू होता और मोहुआ से बात करता तो उसे ऐसी साधना थोड़ी नीरस लगने लगती। मोहुआ ने अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित करते हुए बस किताब का कवर ऊपर कर दिया ताकि बाई जिशिन उसे देख सके। बाई जिशिन ने अपना सिर झुकाया और शब्द दर शब्द जोर से पढ़ा। 1000 गठन संग्रह। इसमें इतना दिलचस्प क्या है? मोहुआ ने पूछा। क्या आपके पास भी एक है? बाई जिशिन ने सिर हिलाते हुए कहा, बाई परिवार के पुस्तक मंडप में यह मौजूद है। ये कुल के भीतर एकत्रित संरचनाओं को खंडों में संकलित करता है ताकि कुल के शिष्य अध्ययन कर सकें और संदर्भ ले सकें। यह न केवल संरचनाओं के बारे में व्यक्ति के क्षितिज को व्यापक बनाता है, बल्कि सीखने की आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष प्रकार की संरचना की खोज को भी सुगम बनाता है। संरचनाओं का अध्ययन करने वाले सभी शिष्यों के पास इस संग्रह की एक प्रति होती है। यह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। कुलीन कुलों के प्रत्येक शिष्य के लिए एक प्रति दुर्लभ नहीं। मोहुआ, जो लूज कल्टीवेटर्स की पृष्ठभूमि से आए थे, ने ऐसे व्यक्ति से परेशान न होने का निर्णय लिया जो वास्तविकता से दूर था, और उन्होंने बिना किसी प्रतिबद्धता के जवाब में ओह कहा। यह देखकर कि मोहुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, बाई जिशिन ने अपना सिर खुजलाया और कहा, क्यों नहीं, इसे मुझे देखने के लिए उधार दे दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे कबीले के पास यह है? तुम्हें इसे दोबारा देखने की क्या जरूरत है? विभिन्न कुलों और संप्रदायों की अपनी अनूठी विरासत होती है और संग्रह में दर्ज संरचनाएं भी उसी के अनुसार बदलती रहती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि श्री जुआंग ने यहाँ किस प्रकार की संरचनाओं को शामिल किया है। मोहुआ थोड़ा हिचकिचाया। बस एक नजर, बाई जिशिन ने फुसलाया। ठीक है तो। मोहुआ ने मोटा 1000 संरचना संग्रह बंद कर दिया और इसे बाई जिशिन को दे दिया। पुस्तक प्राप्त करने के बाद बाई जिशिन ने उसे तेजी से पलटा और फिर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वास्तव में 1000 से अधिक संरचनाएं हैं। मोहुआ ने आंखें घुमाई। क्या कवर पर 1000 संरचना संग्रह नहीं लिखा है? तुम समझ नहीं रहे हो। जो लोग इन संग्रहों को संकलित करते हैं वे अक्सर दिखावा और अलंकरण करना पसंद करते हैं। अगर वे 10 संरचनाएं एकत्रित करते हैं तो वे उन्हें 100 संरचना आरेख कहते हैं, और अगर 1000 तो वे उन्हें 10,000 संरचना आरेख कहते हैं। कुछ लोग अपनी साधना तकनीकों को स्वर्ग, पृथ्वी, सृष्टि और परमात्मा जैसे शब्दों से भव्य नाम देना भी पसंद करते हैं। ये शब्द भयानक लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक निम्न स्तरीय साधना तकनीक हो सकती है। क्या ताओ साधना जगत के साधक भी इस प्रकार का कार्य करना पसंद करते हैं? जब तक आप अमर नहीं हो जाते तब तक आप मानव ही हैं, और मानव को डींगे मारना पसंद होता है। ओह, मोहुआ ने अपनी साधना तकनीक तियानयांजुए के बारे में सोचा, जिसमें स्वर्ग शब्द भी था और वह भी बहुत उच्च स्तरीय नहीं थी। क्या वह भी सिर्फ दिखावे के लिए थी? freewebnovel.com। लेकिन यह एक प्राचीन तकनीक थी, शायद किसी प्राचीन साधक ने बनाई होगी। प्राचीन काल के लोगों को ज्यादा ईमानदार होना चाहिए था, है ना? मोहुआ को सचमुच ऐसी ही आशा थी। बाई जिशिन ने संग्रह को पलटना जारी रखा और अधिक आश्चर्यचकित होता गया और जल्दी से बाई जिक्सी को इशारा करते हुए कहा, जिक्सी, जिक्सी, जल्दी आओ और देखो, वहां बहुत सारी संरचनाएं हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये सुनकर बाई जिक्सी, जो चुपचाप साधना कर रही थी, उसने भी अपने छोटे से सिर से झांका। मोहुआ ने संदेह से पूछा, बाई परिवार एक बड़ा कबीला होना चाहिए, है ना? क्या मिस्टर जुआंग के संग्रह में आपके परिवार की तुलना में ज्यादा संरचनाएं हैं? बाई जिशिन हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सुधारते हुए कहा, यह सिर्फ पहली रैंक से नीचे की संरचनाओं की बात है। ऊंची रैंक वाली संरचनाओं के बारे में कहना मुश्किल है। हालांकि बाई परिवार के पास रचनाओं की एक विरासत है, लेकिन वे उनमें विशेषज्ञता नहीं रखते। इसलिए ये स्वाभाविक है कि श्री जुआंग के संग्रह में और भी रचनाएं होंगी, बाई जिक्सी ने शांति से कहा। हम्फ। बाई जिशिन ने नाक भान सिकोड़ी, लेकिन वह बाई जिक्सी पर अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं कर सका, और चूंकि वह उसका खंडन नहीं कर सकता था, वह केवल नाराज हो सकता था। बाई जिक्सी संग्रह को देखती रही, उसकी आंखें और भी चमकीली होती जा रही थीं, मानो वह उसे नीचे नहीं रख पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया, उसकी साफ पतझड़ के पानी जैसी चमकीली आंखें मोहुआ को घूर रही थीं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, मोहुआ ने एक नज़र में उसकी आंखों में संदेश समझ लिया।
मोहुआ एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, फिर आह भरते हुए बोला, मैं इसे तुम्हें केवल एक दोपहर के लिए उधार दे सकता हूँ। चूंकि हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं, इसलिए यदि श्री जुआंग को पता चल जाए तो वे शायद मुझे दोष नहीं देंगे। बाय जिक्सी के बेदाग चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे भोर की गुलाबी रोशनी से छुआ हुआ गुड़हल का फूल, स्पष्ट और उज्ज्वल। बाय जिक्सी ने अपने बैग से एक बिना कवर वाली पुस्तिका निकाली और मोहुआ की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह बाय परिवार का प्रथम श्रेणी से नीचे की संरचनाओं का संग्रह है। इसे देखो, और अगर तुम कुछ सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी खुशी पुस्तिका ली और उसे पलटने लगा। हालांकि पुस्तिका में दर्ज प्रशिक्षण श्री जुआंग द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों जितने ज्यादा नहीं थे, फिर भी कुछ बुनियादी प्रशिक्षण ज्यादा विस्तृत और समझने में आसान थे, जाहिर तौर पर शुरुआती स्तर के शिष्यों के लिए। कई खंडों में हस्तलिखित नोट्स भी शामिल थे जो सुंदर और सुंदर लिखावट में थे और ऐसा लग रहा था कि बाय जिक्सी के ही हैं। क्या ये कबीले के नियमों के विरुद्ध नहीं होगा? मोहुआ थोड़ा चिंतित था। वह जानता था कि कुछ कबीले अपनी संरचनाओं के हस्तांतरण को लेकर बहुत सख्त होते हैं। मुझे ऐसा लगता है। बाय जिशिंग ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं होगा। बाय जिक्सी ने इनकार किया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। बाय जिक्सी ने हल्के फुल्के लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यों। मोहुआ को लगा कि बाय जिक्सी जिसने ये कहा था, उसमें एक निश्चित अकथनीय शीतलता थी। आने वाले दिनों में खुद फॉर्मेशन सीखने के अलावा मोहुआ कभी कभी बाय जिक्सी से भी सीखता रहा। उसने महसूस किया कि बाय जिक्सी की फॉर्मेशन की नींव अनगिनत मायनों में उससे कहीं ज्यादा गहरी थी, जिससे उसे खुद को याद दिलाया कि फॉर्मेशन का रास्ता असीम है और उसे आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। बाय जिक्सी के मन में कभी कभी कुछ सवाल आते थे जिन्हें मोहुआ नोट कर लेता और फिर मिस्टर जुआंग से पूछता। स्पष्ट जवाब मिलने पर वह उन्हें बाय जिक्सी के साथ साझा करता। इसके बाद मोहुआ अक्सर मिस्टर जुआंग से सलाह लेने लगा। एक दिन जब मोहुआ ने मिस्टर जुआंग से पूछना समाप्त किया और चले गए, तो मिस्टर जुआंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? बूढ़ी कुई ने लापरवाही से पूछा। ये बच्चा मोहुआ हर दिन मेरे पास सवाल लेकर आता है और मुझे अपनी आंखें बंद करके ताऊ को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारा मतलब नींद से है? बूढ़ी कुई ने साफ साफ कहा। श्री जुआंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो और सोचने लगे, इसके बारे में क्या किया जाए। बस जवाब मत दो, है ना? मोहुआ की स्पष्ट, जिज्ञासु निगाहों को याद करते हुए, जो कभी कभी प्रशंसा से भरी होती थी, श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब किसी शिष्य के मन में कोई प्रश्न हो, तो एक अच्छे गुरु को ये शोभा नहीं देता कि वह उसे जानकर भी उत्तर न दे। तुम्हें कब से ऐसी बातों की परवाह होने लगी? अभी शुरू हो रहा है। बूढ़ी कुई उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े हुए कुछ अनजानी सी नक्काशी कर रही थी। नक्काशी करने वाला चाकू लकड़ी पर घूम रहा था और छीलन चुपचाप गिर रही थी। श्री जुआंग आराम से पहाड़ी कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें मंडप के ऊपरी लकड़ी के बीम की ओर आसमान की ओर देख रही थीं। वे काफी देर तक विचारों में खोए रहे, फिर अचानक वास्तविकता में लौट आए। मुझे देर तक सोने का कोई बहाना ढूंढना होगा, श्री जुआंग ने मन ही मन सोचा। एक सुबह श्री जुआंग ने मोहुआ को बुलाया और अत्यंत रहस्यमय भाव से पूछा, मोहुआ, आप किस तरह के फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहते हैं? मोहुआ ने सोचा कि प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना बहुत अच्छा होगा। हर महीने भत्ता प्राप्त करने में सक्षम होना और आत्मनिर्भर होना, उसके माता पिता भी निश्चित रूप से खुश होंगे। लेकिन श्री जुआंग का संभवतः यह आशय नहीं था। सज्जन, क्या फॉर्मेशन मास्टर्स में मतभेद है? मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक पूछा। अनेक संरचनाएं हैं और स्वाभाविक रूप से उनका अध्ययन करने वाले संरचना मास्टर भी विविध हैं, प्रत्येक की अपनी अपनी ताकत है। ओह, मोहुआ थोड़ा हैरान था। श्री जुआंग ने आगे कहा, कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स खोए हुए निश्चित फॉर्मेशन की तलाश में 9 राज्यों में यात्रा करते हैं। कुछ फॉर्मेशन ज्ञान पर चर्चा और आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न संप्रदायों का दौरा करते हैं। कुछ लोग सांसारिक मामलों से बेपरवाह होकर केवल अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकांत समर्पण में खुद को लीन कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अधिक व्यावहारिक होते हैं, जो फॉर्मेशन के साथ उद्योगों को बदलने का लक्ष्य रखते हैं। मोहुआ को कुछ परेशानी महसूस हुई। खोए हुए निश्चित संरचनाओं की खोज में 9 राज्यों की यात्रा करना आकर्षक लग रहा था, भले ही वह अभी तक नहीं जानता था कि निश्चित संरचना क्या होती है।
संरचना संबंधी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए संप्रदायों का दौरा करना भी आकर्षक लग रहा था। केवल संरचना अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना शांतिपूर्ण और शांत और संरचनाओं के साथ उद्योगों को बदलना निश्चित रूप से सार्थक था। मोह हुआ कि सुंदर भौहों को थोड़ा सिकुड़ा हुआ देखकर श्री जुआंग हल्के से मुस्कुराए और स्वर बदलते हुए बोले, फिर भी सच तो यह है कि आप जो भी रास्ता चुने उसका कोई खास मतलब नहीं है। इस दुनिया के नियम सख्त हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कोई वर्जनाएं नहीं है। कोई ये तय नहीं करता कि आप किस तरह के इंसान हैं, न ही कोई यह मांग करता है कि आप किसी खास तरह के फॉर्मेशन मास्टर बने। एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। सबसे जरूरी है फॉर्मेशन के प्रति आपका जुनून, स्वर्गीय दाओ की आपकी समझ, और आपको हमेशा ये 4 शब्द याद रखने चाहिए: देखो, सीखो, सोचो, लागू करो। देखो, सीखो, सोचो, लागू करो। देखना आपके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए है, सीखना आपके कौशल को निखारने के लिए है, सोचना बिना समझे रटने से बचने के लिए है, और लागू करना आपके ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में बदलने के लिए है। संरचनाओं की समझ देखने से शुरू होती है और लागू करने पर समाप्त होती है। मोह हुआ ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आपने देखने, सीखने और सोचने में अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे लागू करना भी सीखना होगा। बिना अभ्यास के प्रशिक्षण लेना पहाड़ में खजाना छिपाकर उसे धूल में मिलने देने जैसा है। प्रतिभा को अपने भीतर दबाकर रखना और उसे प्रकट न करना, अंततः आपको महानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ज्ञान का उपयोग करके ही आप अपने ज्ञान को निखार सकते हैं, जो वास्तव में कुशल व्यक्ति की पहचान है। तो फिर सज्जनों, मोह हुआ ने गंभीरता से पूछा, मुझे फॉर्मेशन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करना चाहिए? रचना वह है जिसे साधक संसार के प्रति अपनी धारणा से समझते हैं। दूसरे शब्दों में, संसार की हर चीज में रचना के तत्व समाहित है, और उन सभी में रचनाओं को नियोजित करने के तरीके शामिल हैं। सही मानसिकता के साथ, चाहे वह धागा हो या भोजन, हर चीज गहराई से रचनाओं से जुड़ी होती है। मोह हुआ को अचानक एहसास हुआ कि कलाकृतियों की भट्टियों को परिष्कृत करने या स्टोव बनाने के लिए संरचनाओं का पिछला उपयोग वास्तव में संरचनाओं के अनुप्रयोग थे। शिष्य समझ गया, मोह हुआ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, रूप रचनाएं स्वर्गीयताओं के बारे में साधकों की धारणा है, और इसे स्वाभाविक रूप से साधना जगत के सभी व्यवसायों में लागू किया जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, घास और पेड़ के हर तिनके में रूप रचनाओं का मार्ग निहित है। सही मानसिकता के साथ, हर चीज का उपयोग रूप रचनाओं का अध्ययन और अनुप्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। सज्जन, क्या आपका यही मतलब है? सही, श्री जुआंग ने संतुष्टि से कहा। इसके अलावा एक और जरूरी बात है। सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाने और उनमें निपुणता हासिल करने से, रहस्यमयी संरचनाओं को गहराई से समझे बिना विभिन्न संरचनाओं को सीखने की समस्या हल हो सकती है। मोह हुआ की आंखें चमक उठीं। श्री जुआंग ने विस्तार से बताया, सिर्फ कागज पर संरचनाएं बनाने से सिर्फ बातें ही होती हैं और कोई काम नहीं। दुनिया का हर तत्व अलग है और संरचना बनाने के माध्यम भी काफी अलग अलग होते हैं। जब आप वास्तव में संरचनाएं बनाते और लागू करते हैं तो उनके बारे में आपकी समझ गहरी होगी, आपकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होगी और संरचनाओं को हल करने की आपकी क्षमता मजबूत होगी। freewebnovel.com। मोह हुआ को लगा कि यह बात तो सही है, लेकिन वह थोड़ा परेशान था। शिष्य के पास शायद इतना समय नहीं होगा। आखिरकार, वास्तविक आध्यात्मिक कलाकृतियों या पत्थर पर संरचनाएं बनाना कागज पर बनाने की तुलना में बहुत अधिक कष्टदायक है, और संरचनाओं के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक समायोजनों को देखते हुए इसमें अधिक समय लगेगा, और वह श्री जुआंग के पाठों में समय पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे जैसा कि वह अब करते हैं। कोई बात नहीं, श्री जुआंग ने इतने लंबे समय तक आधार तैयार करने के बाद अंततः अपने दिल में छिपे विचार को प्रकट किया। मैं तुम्हें एक ब्रेक दे सकता हूँ। मोह हुआ को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसने श्री जुआंग को संदेह की दृष्टि से देखा। श्री जुआंग ने आसमान की ओर देखते हुए शांत भाव से समझाया, साधारण शिष्य केवल एक प्रकार की संरचना का अध्ययन करते हैं और उन्हें इतनी जल्दी संरचना के अनुप्रयोग पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपकी साधना तकनीक के कारण आपको विभिन्न प्रकार की संरचनाएं सीखने की आवश्यकता होती है। संरचनाएं जितनी विविध होती हैं, उन्हें सीखने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण खोजना उतना ही कठिन होता है। केवल अनुप्रयोग के लिए सीखने से ही आप सभी प्रकार के ज्ञान को आपस में जोड़ सकते हैं और विभिन्न संरचनाओं को एक ही लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं।
श्री जुआंग ने देखा कि मोहुआ की अभिव्यक्ति संदेह से विचारशीलता में बदल गई और फिर अचानक एहसास के बाद उन्होंने कहा, इसलिए आपको हर दिन मुझसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप हर कुछ दिनों में आएं। अगर कुछ समझ ना आए तो मैं आपको बता दूंगा। सभी संदेह दूर हो जाने पर मोहुआ ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, ठीक है सज्जन। मोहुआ के जाने के बाद श्री जुआंग अपनी कुर्सी पर वापस लेट गए और संतुष्ट भाव से आराम से पंखा झलने लगे। बूढ़े कुई ने अपना परिचय दिया, उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, युवाओं को गुमराह कर रहे हो। श्री जुआंग ने कहा, अधिक से अधिक ये समय से पहले दिया गया प्रोत्साहन है, लेकिन युवाओं को गुमराह नहीं किया जा रहा है। जब नींव भी मजबूत न हो तब सीखी हुई बातों को कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार करते हुए मैंने आज तक किसी को इस तरह से प्रशिक्षण देते नहीं देखा। क्या ये युवाओं को गुमराह नहीं कर रहा? बूढ़े कुई का स्वर सपाट था, फिर भी उसमें मजाकियापन था। श्री जुआंग की नजर गहरी थी। एक नींव को मजबूत क्या बनाता है? तोंगशियान शहर के अपने साथियों की तुलना में उसकी नींव पहले से ही बहुत मजबूत है। कुलीन कुलों के शिष्यों, खासकर बाई परिवार के उन 2 बच्चों की तुलना में अगर वह 10 या 8 साल और पढ़ाई करे तो भी उसकी नींव मजबूत नहीं मानी जाएगी। अगर वह इस रास्ते पर दूसरों के साथ कभी नहीं चल सकता तो बेहतर है कि कोई दूसरा रास्ता आजमाया जाए। मुझे लगा था कि कम से कम तुम्हें थोड़ा आत्मविश्वास तो है, लेकिन अब तो तुम कोशिश भी कर रहे हो, बूढ़ी कुई ने कहा। स्वर्गीय दाव स्थिर तो है, फिर भी मायावी है। जो लोग नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं वे महान दाव की झलक कैसे पा सकते हैं? बूढ़े कुई की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। जाहिर तौर पर वह बहुत भावुक हो गए थे और फिर उन्होंने वास्तव में सिर हिलाया, आप सही हैं। श्री जुआंग थोड़ा असहज महसूस करते हुए बोले, मैं तो बस यूं ही बातें कर रहा हूं। नियमों का सख्ती से पालन न करने का हमेशा अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तुम तो पहले ही इतनी उम्र के हो गए हो, जल्दबाजी मत करो और अपने तौर तरीके मत बदलो, अपने ताववादी हृदय को बदलो। मैं समझ गया, बूढ़ी कुई ने उत्तर दिया। श्री जुआंग ने उसकी ओर देखा और फिर लेट गए और बुदबुदाते हुए बोले, क्या तुम सचमुच समझते हो? फिर बूढ़ी कुई ने पूछा, आप कब तक पढ़ाने की योजना बना रहे हैं? श्री जुआंग का व्यवहार थोड़ा और गंभीर हो गया, किसी भी चीज को शुरू से अंत तक देखना जरूरी है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर नहीं बन जाता। और बाई परिवार के उन 2 बच्चों का क्या? उन दोनों में अद्भुत प्रतिभा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अफसोस की बात है? श्री जुआंग ने अपना पंखा हिलाते हुए कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? बूढ़ी कुई की आवाज लकड़ी जैसी लग रही थी, तुम्हारी छोटी बहन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। श्री जुआंग ने दूर उड़ते बादलों की ओर देखते हुए कहा, वह चाहती है कि मैं हमारे पुराने रिश्ते को याद रखूं, लेकिन अब वह छोटी बहन नहीं रही, नहीं मैं उसका कभी जिंदादिल दूसरा बड़ा भाई रहा। वह भी यह जानती है लेकिन दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही, वरना अब तक तो वह मुझे ढूंढने आ गई होती। और मेरे बड़े भाई ने भी मुझे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है। बूढ़ी कुई चुप हो गई और एक क्षण बाद अचानक बोली, freewebnovel.com। मेरे साथ संप्रदाय में वापस आओ, अन्यथा मैं लंबे समय तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। श्री जुआंग बांस की कुर्सी पर लेटे हुए दूर पहाड़ों को देखते हुए शांति से बोले, समय चक्र चलता है, सूर्योदय के साथ सूर्यास्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं, पेड़ फलते फूलते हैं और मुरझाते हैं, जीवन के अपने नियमित क्रम होते हैं, जन्म होता है और स्वाभाविक रूप से मृत्यु भी होती है। जन्म और मृत्यु तो संसार में सामान्य घटनाएं हैं, इसमें चिंता की क्या बात है? यदि मैं मांस खा सकूं, शराब पी सकूं और दृश्यों का आनंद ले सकूं और कुछ और शांतिपूर्ण दिन जी सकूं तो मेरी कोई और इच्छाएं नहीं रहेंगी। ये जानते हुए कि वह उससे मना नहीं सकता, बूढ़े कुई ने बोलना बंद कर दिया और धीरे धीरे छाया में लुप्त हो गया। चेन की रिफाइनरी शॉप। मास्टर चेन ने अपने प्रशिक्षुओं के एक समूह के साथ मिलकर हथौड़ों को तेजी से घुमाया और नए नए बने खाली टुकड़ों को ठोक पीट कर ठंडा करने के लिए आर्टिफैक्ट भट्टी में डाल दिया। उन्हें लाल लाल होने तक गर्म करने के बाद वे उन्हें आगे ठोक पीट कर बाहर निकालते रहे। मास्टर चेन, जो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि उनके प्रशिक्षुओं को कलाकृतियों को परिष्कृत करते समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अब कुछ हद तक विचलित थे क्योंकि छोटा मोहुआ उन्हें बगल से गौर से देख रहा था। सुबह सुबह मोहुआ ये कहते हुए आया कि वह कलाकृतियों के परिष्करण की प्रक्रिया देखना चाहता है। मास्टर चेन के लिए मना करना कठिन था क्योंकि उन्होंने पहले मोहुआ का एहसान माना था और उसके साथ काफी बड़ा व्यापारिक सौदा किया था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी थी।
मो हुआ काफी देर से उन पर नजर गड़ाए हुए था और उसका ध्यान मुख्यतः कलाकृति भट्ठी पर था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, मानो वह भट्ठी को खोलकर देखना चाहता हो कि अंदर क्या है। कलाकृति भट्ठी में क्या होता है? बेशक वहां संरचनाएं होती थीं। मास्टर चेन समझ नहीं पा रहे थे कि महुआ उनके छोटे से दिमाग में क्या योजना बना रहा है और उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। ब्रेक के दौरान आखिरकार वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, अहम महुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? महुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर चेन, क्या आपको नहीं लगता कि इस कलाकृति भट्ठी में आग थोड़ी कम है? मास्टर चेन ने आर्टिफैक्ट फनेस पर नजर डाली। ये वास्तव में पहले से थोड़ा छोटा है। आप जानते हैं क्यों? यह शायद गठन के कारण हो सकता है। जैसी कि मास्टर चेन से उम्मीद थी, इतनी गहरी अंतर्दृष्टि। महुआ ने बिना किसी वास्तविक प्रशंसा के प्रशंसा की, फिर फुसफुसाया, क्या आप नहीं चाहते कि आग बड़ी हो? बड़ा? हाँ, बड़ा। मास्टर चेन की भौहें तन गईं। तुम मेरी भट्टी को तोड़कर फिर से संरचना बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? महुआ ने अंगूठा उठाया, जैसा कि मास्टर चेन से उम्मीद थी। बिल्कुल सही। मास्टर चेन ने अपना सिर खड़खड़ाते हुए ढोल की तरह हिलाया। नहीं नहीं, ये वह उपकरण है जो हमें खिलाता है। इसे जब चाहे तब हटाया नहीं जा सकता, और अगर इसे हटाया गया और ठीक से नहीं निकाला गया तो मेरे सभी प्रशिक्षु ठंडे और भूखे रह जाएंगे। ये कहने के बाद वह छोटी महुआ के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से डर गया, इसलिए उसने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फॉर्मेशन में उतने कुशल नहीं हो भाई। सच कहूं तो मैं इस उम्र तक जी चुका हूं और मैंने तुम्हारे जैसी प्रतिभा वाला कोई नौजवान नहीं देखा, लेकिन इस आर्टिफैक्ट फनेस को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अगर ये खराब हो गया तो मेरे पास सचमुच दूसरा खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन नहीं होंगे। महुआ ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं इस संरचना से बहुत परिचित हूं, ये गड़बड़ नहीं होगी। मास्टर चेन का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने सहमत होने से इनकार कर दिया। महुआ ने फिर कहा, जरा सोचो, अगर कलाकृतियों की भट्टी में आग ज्यादा होती तो क्या कलाकृतियों का शोधन तेज नहीं होता? तब भाई दाजू और बाकी लोग जल्दी सीखते, जल्दी प्रशिक्षु बनते और ज्यादा स्पिरिट स्टोन कमाते। काम अच्छी तरह से करने के लिए पहले औजारों को तेज करना जरूरी है। मास्टर चेन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इसमें कुछ कारण अवश्य है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अभी भी झिझक भरी थी। महुआ ने अपना तुरुप का पत्ता खेला, मैं आपसे स्पिरिट स्टोन के लिए पैसे नहीं लूंगा, मैं आपको इसे मुफ्त में निकालने में मदद करूंगा। मास्टर चेन को तुरंत मना करना कठिन लगा। किसी दूसरे फॉर्मेशन मास्टर से आर्टिफैक्ट फनेस के फॉर्मेशन की मरम्मत करवाने में काफी स्पिरिट स्टोन खर्च हुए, एक नया फॉर्मेशन बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये जोखिम उठाना उचित लग रहा था। फिर संरचना बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक स्याही के बारे में मास्टर चेन ने महुआ की ओर देखा। महुआ ने भी चुपचाप मास्टर चेन की ओर देखा, आशय स्पष्ट था। मैं आपको निःशुल्क रूप से यह संरचना बनाने में मदद कर रहा हूं, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आध्यात्मिक स्याही प्रदान करूं। मास्टर चेन ने शर्मिंदगी से ठहाका लगाया, हिम्मत जुटाए और कहा, दाजू, जाओ ओल्ड सन को ढूंढो और उससे उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक स्याही, अग्नि श्रृंखला की कुछ बोतलें लाने को कहो और उसमें पानी मत मिलाना। दाजू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, गुरुजी, आत्मा पत्थरों के बारे में क्या? इसे बिल में डाल दो। दाजू परेशान लग रहा था। बूढ़ा सन सचमुच कंजूस है। बस उसे बता दो कि कलाकृतियों की भट्टी टूट गई है, और अगर वह आध्यात्मिक स्याही उपलब्ध नहीं कराता है तो हम भट्टी ठीक नहीं कर पाएंगे, और आध्यात्मिक कलाकृतियों के जिस बैच को वह चाहता है उसके लिए उसे अगले साल तक इंतजार करना होगा। freewebnovel.com। दाजू ने एक आवाज के साथ सहमति जताई और एक झटके में भाग गया। मास्टर चेन अपने कार्यों में निर्णायक थे। उन्होंने बड़े गर्व से अपने शिष्यों को आदेश दिया, शोधन बंद करो, भट्टी को तोड़ दो। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन चूंकि मास्टर चेन अपनी बात पर अड़े रहने के लिए जाने जाते थे, इसलिए उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की। कई शिष्यों ने भट्टी की आग बुझाए, उसे ठंडा करने के लिए थोड़ा ठंडा पानी डाला, और जब बची हुई गर्मी खत्म हो गई और भट्टी ठंडी हो गई तो उन्होंने शोधन भट्टी को अलग कर दिया और अंदर की भट्टी को हटाकर अंदर की नक्काशी को प्रकट किया। यह एक पिघलती आग वाली संरचना थी, जिसमें 5 संरचना पैटर्न थे, जो पहले वाली महुआ की ही कारीगरी थी। इस समय ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। महुआ ने आध्यात्मिक अपव्यय द्रव निकाला और मास्टर चेन के प्रशिक्षुओं को निर्देश दिया कि वे शोधन भट्टी को इससे पोंछें, जिससे पहले से बनी संरचना मिट जाएगी।
पिघलती आग संरचना की शक्ति दो कारणों से छोटी थी। पहला, इस प्रकार की संरचना में केवल 5 संरचना पैटर्न शामिल थे और इस प्रकार इसकी शक्ति सीमित थी। दूसरा, मोहुआ ने घटिया गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक स्याही का उपयोग करके जल्दबाजी में संरचना आरेख की नकल की थी, जो आध्यात्मिक शक्ति को खराब तरीके से संचालित करती थी। आध्यात्मिक क्षय द्रव आध्यात्मिक स्याही को हटा सकता था और यह एक सूत्र था जिसे मोहुआ ने बाइज़िक्सी से सीखा था। ताओ साधना की दुनिया में आकृतियां बनाते समय या तो बिल्कुल नई आकृतियां बनानी पड़ती थीं या पुरानी आकृतियां ठीक करनी पड़ती थीं और उन्हें मिटाकर दोबारा बनाने के अवसर कम ही मिलते थे, इसलिए इस द्रव का अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये टोंगशियान शहर में बिक्री के लिए उपलब्ध था लेकिन महंगा था। मोहुआ इसे खरीदने से हिचकिचा रहा था और उसने बाइज़िक्सी से आध्यात्मिक द्रव्य का सूत्र मांगा। बाई परिवार एक कुलीन कुल था जिसके पास गहन पारिवारिक ज्ञान था। आध्यात्मिक क्षय द्रव्य के दर्जनों अलग अलग सूत्र थे जो पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के थे। बाइज़िक्सी ने मोहुआ के लिए एक ऐसा नुस्खा चुना जो पहली कक्षा और उससे नीचे के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त था और उसमें सस्ती सामग्री थी जिनमें से कुछ तो पहाड़ों में भी मिल सकती थी। मोहुआ आभारी था और उसने उसे उसकी मां के हाथ से बनी नागफनी की टिकियां इनाम में दी। शोधन भट्ठी के अंदर की संरचना आध्यात्मिक क्षय द्रव से पोंछे जाने पर फीकी पड़ने लगी। मास्टर चेन ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था जो किसी संरचना को इतनी सफाई से मिटा सकता था। उन्हें लगा कि मोहुआ संरचना का छात्र होने के नाते बहुत पेशेवर था, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। इसके तुरंत बाद दाजू आध्यात्मिक स्याही की कई बोतलें लेकर वापस लौटा। ये पतला तो नहीं है ना? मास्टर चेन ने पूछा। निश्चिंत रहिए गुरु, मैं देखता रहा, मैंने उसे पानी डालने का मौका ही नहीं दिया। बूढ़ा सन इतना दुखी लग रहा था मानो मैं स्याही नहीं बल्कि उसका खून मांग रहा था। दाजू हंसा। उसका खून शायद इस आध्यात्मिक स्याही से ज्यादा महंगा न हो। मास्टर चेन ने आध्यात्मिक स्याही मोहुआ को थमा दी, कुछ हद तक उसे देने को तैयार न दिखते हुए। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह आध्यात्मिक स्याही उपयुक्त है? मोहुआ ने उसे हाथ में लिया और हिलाया। आध्यात्मिक स्याही सहजता से बह रही थी और उसकी गाढ़ी बनावट भी सही थी। बोतल खोलते ही चीड़ की हल्की सी खुशबू फैली और राक्षस के खून की मछली जैसी गंध भी बहुत कम थी, जबकि स्याही एक चमकदार लाल रंग से चमक रही थी। मोहुआ ने पहली बार इतनी अच्छी क्वालिटी की आध्यात्मिक स्याही देखी थी। जब वह खुद आकृतियां बनाता था तो पैसे बचाने के लिए वह आमतौर पर जो भी उपलब्ध होता था उसी से काम चला लेता था। अब बोतल में चमकती स्याही को देखकर वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आप जो कीमत चुकाते हैं वही आपको मिलता है। बेशक श्री जुआंग के नामित शिष्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा न खोने के लिए मोहुआ ने अभी भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह ऐसी गुणवत्ता का आदी हो, और सहज और संयमित स्वर में कहा, ये ठीक है, प्रयोग करने योग्य है। मास्टर चेन आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे, क्या आजकल संरचनाओं का अध्ययन करने वालों के लिए विवेक का यही स्तर है जहां इतनी उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक स्याही भी बस ठीक है। मोहुआ ने फॉर्मेशन डायग्राम को जमीन पर फैला दिया और प्रशिक्षुओं का एक समूह देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मास्टर चेन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह उत्सुकता से एक झलक पाने के लिए उसमें शामिल हो गए। देखते देखते उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसे आकृतियां समझ नहीं आती थीं, फिर भी वह गिनती कर सकता था। 1 2 3 4 5 6 गठन पैटर्न। उसे याद आया कि भट्ठी की पिघलने वाली अग्नि संरचना में 5 संरचना पैटर्न थे, तो अब एक अतिरिक्त क्यों था? मास्टर चेन ने पूछने से पहले सोचा। छोटे भाई, क्या इस संरचना में कुछ ठीक नहीं है? आपको कौन सा भाग गलत लगता है? मुझे वास्तव में समझ नहीं आया, लेकिन ये गठन पैटर्न ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि एक अतिरिक्त है। मोहुआ की आंखें चमक उठी। तुमने ध्यान दिया? अच्छा, मास्टर चेन ने पूछा, तो ये संरचना, क्या यह अभी भी पिघलने वाली आग संरचना है? बिल्कुल, मोहुआ ने समझाया, ये 6 स्वरूपों वाली पिघलती आग की संरचना है। मैंने इसे अभी अभी उस सज्जन से सीखा है। ये वास्तव में पिघलती आग की संरचना है, लेकिन चूंकि इसमें एक अतिरिक्त स्वरूपन पैटर्न है, इसलिए इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। क्या आपने इसे पहले कभी बनाया है? निश्चिंत रहो, मैंने इसे कागज पर कई बार बनाया है, मोहुआ ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन क्या आपने इसे पहले कभी किसी आर्टिफैक्ट फनेस पर बनाया है? ये प्रश्न मास्टर चेन ने जोर से नहीं पूछा, लेकिन बिना सोचे समझे वह जानते थे कि इस युवक ने वास्तव में पहले कभी किसी कलाकृति भट्ठी पर चित्र नहीं बनाया था।
मास्टर चेन का दिल ठंडा पड़ गया। ये खत्म हो गया। मेरी आर्टिफैक्ट भट्टी का इस्तेमाल इस छोटे बच्चे ने अभ्यास के लिए किया है। लेकिन काम हो चुका था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मास्टर चेन ने खंडित कलाकृति भट्टी को देखा, मिटाए गए गठन पर एक नजर डाली और खुद को मजबूत किया। तो आगे बढ़ो और इसे बनाओ, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं बुरा आदमी हूं। मोहुआ को मास्टर चेन की कपटता का पता नहीं चला और वह और भी अधिक प्रोत्साहित हुआ तथा उसने फॉर्मेशन पेन से चित्र बनाना शुरू कर दिया। मास्टर चेन उत्सुकता से बगल से देख रहे थे। हर बार जब मोहुआ अपने चित्र बनाते समय रुकते या विचार में डूबते तो वे घबराहट से पसीने से तरबतर हो जाते। ये भट्ठी पूरी तरह से उसकी थी। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो उसे सचमुच कड़कती उत्तरी हवा का सामना करना पड़ता। ये कठिन परीक्षा लगभग 4 घंटे तक चली, जब तक कि मोहुआ ने पूरी फॉर्मेशन पूरी नहीं कर ली और तभी मास्टर चेन ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस संभाल पाते, उन्होंने मोहुआ को ये कहते सुना। हो गया। मास्टर चेन का दिल उछलकर गले में आ गया। ये संरचना, क्या इसे गलत ढंग से बनाया गया है? मास्टर चेन की आवाज थोड़ी कांप उठी। गठन वास्तव में सही है, लेकिन गठन पैटर्न प्रभावी नहीं हो सकते। आध्यात्मिक शक्ति का संचालन नहीं किया जा सकता। मोहुआ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचते हुए भौहें चढ़ा ली। तो क्या करें? चिंता मत करो अंकल चेन, मुझे सोचने दो। ओह ठीक है। मास्टर चेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और चिंतित होकर गोल गोल घूमने लगे। फिर भी मोहुआ के विचारों को बाधित करने का साहस नहीं कर पाए। ये संरचना आरेख पर दर्शाई गई संरचना से पूरी तरह मेल खाती है। संरचना धुरी सही है, संरचना पैटर्न सही है, संरचना नेत्र एक आत्मा संग्रह सरणी है। जब आत्मा संग्रह सरणी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू करती है तो वह संपूर्ण संरचना को प्रकाशित करने में सक्षम होनी चाहिए। मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। सामान्यतः किसी कलाकृति पर संरचना बनाने के बाद पैटर्न को प्रकाशित करने के लिए उसमें कुछ आध्यात्मिक शक्ति डालने की आवश्यकता होती है तथा ये सत्यापित करने की आवश्यकता होती है कि संरचना प्रभावी हो सकती है या नहीं। मोहुआ ने अपना हाथ आत्मा संग्रह समूह पर रखा। उसकी हथेली से एक मंद आध्यात्मिक शक्ति समूह में प्रवाहित हो रही थी। आत्मा संग्रह समूह मंद मंद चमक रहा था। आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे प्रत्येक पैटर्न में रिस रही थी, लेकिन पूरे समूह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद मास्टर चेन बीच में बोले बिना नहीं रह सके, मैं भी एक बार कोशिश करके देखूं। मोहुआ ने सोचा, अगर मैं अपनी बनाई हुई रचना को रोशन नहीं कर सकता तो कोई और क्या कर सकता है। लेकिन मास्टर चेन के चिंतित भाव देखकर वह उसकी बात मान गया। मास्टर चेन ने अपनी हथेली आत्मा एकत्रीकरण व्यूह पर रखी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और फिर पूरा गठन प्रकाशित हो गया। मोहुआ का मुंह खुला का खुला रह गया और वह हैरान होकर मास्टर चेन की ओर देखने लगा। अजीब बात है, मैं इसे क्यों नहीं जला सकता, लेकिन आप जला सकते हैं। क्या ऐसी कोई संभावना है? मास्टर चेन ने धीरे से सुझाव दिया कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है। मोहुआ, आप अभी क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर ही हैं, है ना? यदि यह अप्रत्याशित कारण न होता तो मैं पहले ही क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर पहुंच चुका होता। मोहुआ ने समझाया। यदि वह त्यान्यान जुए में निपुण न होता तो उसे अब तक क्यूई शोधन के चौथे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। मास्टर चेन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र के हिसाब से क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर होना बहुत सराहनीय है। मेरे शिष्य तुम्हारी उम्र में क्यूई शोधन के दूसरे या तीसरे स्तर पर ही थे। हम प्रशिक्षुओं ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे वास्तव में इस पर विश्वास करते थे या नहीं। मोहुआ को और अधिक समझाने का मन नहीं हुआ और उन्होंने बस इतना कहा, रिफाइनिंग फनेस स्थापित करें, देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं तो असल काम ही भूल गया था, चलो जल्दी से सेटअप करके देखते हैं। मास्टर चेन का उत्साह बढ़ा और उन्होंने जल्दी से प्रशिक्षुओं के एक समूह को बुलाकर शोधन भट्ठी स्थापित की। फिर उन्होंने 2 आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें भट्ठी के पिछले हिस्से में जड़ दिया। इसे जलाने के बाद तुरंत ही लपटें निकलने लगीं। मास्टर चेन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक चाकू के आकार का आध्यात्मिक कलाकृति भ्रूण निकाला और उसे आग में डाल दिया। कुछ ही पल में भ्रूण लाल गर्म चमकने लगा। मास्टर चेन ने उसे बाहर निकाला, हथौड़े से कई बार मारा और एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जिसे वे बंद नहीं कर पाए। freewebnovel.com। वाह, यह आग तो लाजवाब है। इस भट्टी की आग की तीव्रता लगभग बड़े आकार की रिफाइनिंग भट्टियों के बराबर है। मोहुआ ने भी राहत की सांस ली।
हालांकि उसे पूरा भरोसा था, फिर भी उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। अगर उसने सचमुच मास्टर चेन की रिफाइनिंग भट्टी को नुकसान पहुंचा दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। तो फिर मास्टर चेन, मैं अब वापस चलता हूँ। फॉर्मेशन पेंटिंग के लिए स्पिरिट स्टोन्स के रूप में। मोहुआ ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम सहमत हुए थे कि मैं ये काम मुफ्त में करूंगा, स्पिरिट स्टोन्स की चिंता मत करो। मास्टर चेन अभी भी असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मोहुआ को पिघलती आग के निर्माण चित्र से बची हुई सारी आध्यात्मिक स्याही कई निर्माण कलमों के साथ दे दी और उन्हें मोहुआ के हाथों में मजबूती से थमा दिया। फॉर्मेशन पेन बिल्कुल नए थे, शायद मास्टर चेन की मदद से किसी और के कहने पर बनाए गए थे और मोहुआ द्वारा इस्तेमाल किए गए पेन से बेहतर थे। कहने की जरूरत नहीं कि आध्यात्मिक स्याही और भी ज्यादा प्रभावशाली थी। मोहुआ, जो उच्च गुणवत्ता वाली स्याही की चाहत रखता था, उसे लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मोहुआ ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ बार विनम्रता से मना कर दिया, फिर खुशी से उन्हें स्वीकार कर लिया। मास्टर चेन ने आगे कहा, अगर तुम्हें कभी किसी आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। जब तक वे बहुत बड़ी वस्तुएं न हो, मैं तुमसे स्पिरिट स्टोन नहीं लूंगा। ये वादा बहुत मूल्यवान था। धन्यवाद अंकल चेन। मोहुआ खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा कि भविष्य में उसे किन आध्यात्मिक कलाकृतियों की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि वह उन्हें परिष्कृत करने में मास्टर चेन से मदद मांग सके। मोहुआ के कुछ दूर चलने के बाद दाजू ने धीरे से अपने गुरु से पूछा, गुरु, क्या उसे सिर्फ ये चीजें देना ही काफी है? अगर हमने गुरु जिया से यह संरचना बनाने को कहा होता तो इसके लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने पड़ते। मास्टर चेन ने झुंझलाहट से उत्तर दिया, मैं और अधिक देना चाहता हूं, लेकिन मुझे आत्मा पत्थर कहाँ मिलेंगे? शेन परिवार से आध्यात्मिक कलाकृतियों का निपटान अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें शोधन भट्टी को ईंधन देने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। कलाकृतियों के लिए परिष्कृत लोहा खरीदने में भी स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं, और तुम बच्चों के झुंड को खाने के लिए भी स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। अगर तुम एक स्पिरिट स्टोन को 10 टुकड़ों में भी तोड़ दो तो भी ये इतने नहीं होंगे कि सब कुछ मिल जाए, इसलिए मेरे पास बेशर्मी से उस बच्चे का थोड़ा बहुत फायदा उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है। दाजू ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे अपने मालिक को परेशान करने की चिंता थी। मास्टर चेन खड़े हुए, एक क्षण तक इधर उधर टहले और फिर आग की ओर देखते हुए उन्होंने दृढ़तापूर्वक दांत काटते हुए कहा, मुझे सदियों पुराने वाटरपोरिया का वो डिब्बा ला दो। चलो इसे मोहुआ के पास भेज देते हैं। मैंने सुना है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अंदरूनी गर्मी लग रही है और ये दवा उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन क्या वाटरपोरिया का वह डिब्बा फॉर्मेशन मास्टर जिया के लिए नहीं था? अगर हम इसे मोहुआ को दे दें तो मास्टर जिया का क्या करेंगे? उसे भूल जाओ। जब उपहार देने का समय आता है तो वह मुस्कुराता रहता है, लेकिन जब आप उसे फॉर्मेशन बनाने के लिए कहते हैं तो वह घमंडी हो जाता है और एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं छोड़ता। इतना भूखा है कि उसका दम नहीं घुटता। अगर हम उपहार देना बंद कर देंगे तो वह खुश नहीं रहेगा और मुझे डर है कि वह हमारे लिए फॉर्मेशन नहीं बनाएगा। दाजू ने अपनी चिंता व्यक्त की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमारे पास मोहुआ है ना? मोहुआ को स्पिरिट स्टोन दिए बिना फॉर्मेशन बनाने के लिए कहना, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? मास्टर चेन ने दाजू को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारे गुरु ऐसे ही इंसान हैं? हमारे पास अभी स्पिरिट स्टोन्स नहीं है, लेकिन जब हमारे पास होंगे तो हम जरूर कुछ देंगे, है ना? यह अच्छा है, यह अच्छा है। दाजू ने सिर हिलाया, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि फॉर्मेशन मास्टर जिया कुछ वर्षों में मूल्यांकन तक पहुंच सकता है और प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। अगर हम उसे नाराज करते हैं तो क्या इससे परेशानी नहीं होगी? मास्टर चेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, मूल्यांकन इतना आसान नहीं है। वह बस उन लोगों को झांसा दे रहा है जो संरचनाएं नहीं समझते, बकवास कर रहा है। जब वास्तव में संरचनाएं बनाने की बात आती है तो वह उस छोटे बच्चे मोहुआ जितना कुशल नहीं है। जब तक मोहुआ मूल्यांकन तक पहुंचेगा तब तक शायद वह सफल भी नहीं होगा। असंभव। मोहुआ अभी क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर ही है, मूल्यांकन तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। बकवास। अगर मैं कहूं तो ले लो, तुम्हारा मालिक जानता है कि वह क्या कर रहा है। दाजू ने अपने मन में इस बात पर विचार किया और निर्णय लिया कि वह फॉर्मेशन मास्टर जिया के बजाय मोहुआ को उपहार देना पसंद करेगा। मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मास्टर चेन ने उलझन में पूछा। दाजू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अगर मैं बाद में जाऊं तो खाना खा लूंगा।
आंटी लियू का खाना इतना स्वादिष्ट है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मास्टर